पुस्तक 3 अध्याय 11 जनजाति के लिए। टूटी फूटी सड़कों पर खड़ी सफेद बालों वाली बूढ़ी दादी स्नो आंटी बोली, युवा स्वामी जी निंग, अगर रिवहे ने आपको नाराज किया है तो वह मौत के लायक है। हालांकि ये देखते हुए कि वह अभी भी जवान है, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे शायद बख्शा जा सकता है। कबीलों के बीच संघर्षों और लड़ाइयों में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को जिसे बंदी बना लिया गया हो, फिरौती के बदले में रिहा करना आमतौर पर संभव होता था। निंग ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा, कुछ भी नहीं कहा। आंटी स्नो ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। वह समझ गईं कि युवा मास्टर जी निंग का रिवही को मारने का फैसला अटल था। क्या चल रहा है? शहर के फाटक क्यों नष्ट कर दिए गए हैं? रिवरसाइड जनजाति में क्या हो रहा है? देखो देखो, उस नौजवान को काले बख्तरबंद पहरेदारों के एक समूह ने घेर रखा है। वह जी कबीले का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। रिवरसाइड सिटी में व्यापार करने आए कुछ बाहरी लोग जल्दी ही इस ओर इकट्ठा होने लगे। स्थिति को देखते हुए आंटी स्नो तुरंत चिल्लाईं, उन सभी दर्शकों को दूर कर दो। हाँ, रिवरसाइड जनजाति के बख्तरबंद गार्डों ने तुरंत ही इस बात को स्वीकार कर लिया और जल्दी से उन बाहरी लोगों के साथ साथ कबीले के कुछ लोगों को भी दूर भगाना शुरू कर दिया तथा उन्हें पास नहीं आने दिया। रास्ते से बाहर, एक के बाद एक पहरेदारों की टुकड़ियां तेज रफ्तार से दूर गलियों की ओर दौड़ पड़ीं। सबके हाथ में धनुष और तरह तरह के हथियार थे। इन टुकड़ियों के नेता रिवरसाइड जनजाति के मूल उच्च स्तरीय लोग थे। जाहिर है उन्होंने पहले भी ये धमाकेदार आवाजें सुनी थीं और उन्हें डर था कि कोई दुश्मन बड़ी संख्या में आ गया है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने लोगों को बुला लिया था। ब्रेनी स्नोर, एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग एक समूह के साथ दौड़ा। स्नो आंटी को देखते ही उसने तुरंत आदरपूर्वक पुकारा। आंटी स्नो ने केवल उसकी ओर देखा। एक के बाद एक स्क्वाड्रन पास आ रहे थे। रिवरसाइड जनजाति के सभी मुख्य सदस्य पहुंच चुके थे। एक काली परछाई भी तेज रफ्तार से पास आ रही थी, लेकिन बख्तरबंद पहरेदारों के पास पहुंचते ही उसकी गति धीमी हो गई। बख्तरबंद पहरेदार उस काली परछाई को रोकना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसे रुकते देखा तो वे चौंक गए। कबीले का सरदार रिवर सेंसी का चेहरा बर्फ की तरह जम गया था। उस खूबसूरत युवक को पकड़े हुए वह भीड़ के बीच से सीधा निकल गया। कबीले के सभी मुख्य सदस्य असमंजस में रिवही को घूर रहे थे। रिवही रिवर सेंसी के पोते पोतियों में से एक था और रिवर सेंसी उसे बहुत महत्व देती थी। रिवरसाइड कबीले में उसका स्थान पूरे कबीले में सबसे ऊपर के 10 में था। कबीले का सरदार उसे यहाँ क्यों घसीट लाया था? स्विश! रिवर सेंसी ने उसे सीधे बाहर फेंक दिया। नदी वह मलबे और चट्टानों में मुंह के बल गिरा। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे और उसका शरीर धूल से ढक गया था। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और चारों ओर देखते हुए खड़ा हो गया। जल्द ही उसकी नजर फरपोश युवक पर पड़ी जो काले बख्तरबंद पहरेदारों से घिरा हुआ था। युवा मास्टर जी निंग, मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। रिवर सांसी आंटी स्नो के साथ खड़ी थी। तुम रिवहे हो? निंग ने रिवहे को घूर कर देखा। वह बेचारी स्प्रिंग ग्रास के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके दिल में उसे मारने की इच्छा उमड़ पड़ी। रिवहे महसूस कर सकता था कि इस युवा गुरुजी निंग में शक्ति और प्रभाव की एक आभा थी। इस युवा गुरुजी निंग के सामने यहाँ तक कि कबीले के नेता और दादी स्नो को भी अपना सिर झुकाना पड़ा। नदी, वह आपको अपना सम्मान देता है, युवा स्वामी। नदी, उसने सम्मानपूर्वक कहा। नदी है। निंग धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखें खंजर जैसी तेज थीं, जैसे वह अपने सामने खड़े इस युवक को घूर रहा हो। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ढूंढने क्यों आया हूँ? निंग की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जब रिवहे ने उसकी आवाज सुनी तो उसका दिल कांप उठा। उसे जी निंग की आवाज में छिपी जानलेवा मंशा का एहसास हो गया। मुझे नहीं पता, रिवहे ने निंग को घूरते हुए कहा। युवा मास्टर जी निंग, क्या तुम मुझे मारने आए हो? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। पूरा इलाका पूरी तरह शांत था। रिवर सेंसी और आंटी स्नो बस देखते रहे। रिवरसाइड जनजाति के मुख्य सदस्य भी बस देखते रहे। वे समझ गए कि इस युवा गुरुजी निंग में उनकी पूरी दुनिया बदलने की शक्ति थी। यहाँ तक कि कबीले के मुखिया को भी उसके आगे झुकना पड़ा। इसके अलावा जी निंग की रिवही को मारने की इच्छा स्पष्ट रूप से बहुत प्रबल थी। उन्होंने बस मन ही मन आह भरी। गौरवशाली रिवही, जिसकी संभावनाएं असीम थीं, आज मरने वाली थी। युवा स्वामी जी निंग, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। रिवही के खूबसूरत चेहरे पर डर का जरा भी भाव नहीं था। उसने निंग की तरफ देखा। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्यों मारने वाले हैं, युवा स्वामी। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? निंग ने उसकी ओर देखा। हुआ जी निंग के हाथों में अचानक एक डाकनॉर्थ तलवार आ गई। तलवार की रोशनी रिवहे के शरीर पर चमक उठी। तुरंत एक भयानक दमनकारी आभा फैल गई, लेकिन रिवहे ने खुद को नहीं बचाया। पास ही रिवर सेंसी और आंटी स्नो भी चुपचाप देख रहे थे। अगर जी निंग ने इस तलवार के वार से रिवहे को मार भी दिया होता तो भी वे एक शब्द भी नहीं कहते। छी! नदी, अब उसके शरीर पर 6 खूनी छेद दिखाई देने लगे थे। उन छेदों से उसका खून बाहर की ओर बह रहा था, जो उसके पैरों, कंधों और अन्य गैर घातक जगहों पर थे। रिवर ने आंखें चौड़ी करके घूरा। वह तुम्हारी, अब समझ में आया? निंग ने उसकी ओर देखा। रिवर में 6 खूनी छेद करते हुए उसने अभी जो तलवारबाजी दिखाई थी वह स्प्रिंग ग्रास की तलवारबाजी थी। जब रिवर ने अपने नौकरों को स्प्रिंग ग्रास को पकड़ने का आदेश दिया था तो स्प्रिंग ग्रास ने भी यही तकनीक अपनाई थी, जब उसने जाने से पहले उन नौकरों को अधमरा कर दिया था। एक मामूली औरत, युवा मालिक जी निंग, आप एक मामूली औरत के लिए मुझे मार डालेंगे? औरतें तो बस माल हैं, बस संपत्ति। रिवर अविश्वास से चीखा, यह मानने को तैयार नहीं था।
मैं आपको 10 या 100 औरतें देने को तैयार हूँ, युवा मालिक। इसके अलावा वह तो बस एक गुलाम थी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बशर्ते आप मुझे छोड़ दें, युवा मालिक। मेरी नज़र में तुम उसकी तुलना उसके सिर के एक बाल से भी नहीं कर सकते, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। चेहरा पीला सा, रिवहे ने तुरंत अपनी छाती की जेब से खंजर निकाला। उदास स्वर में उसने कहा, युवा स्वामी जी निंग, मैंने, रिवहे ने, आपको नाराज किया है, युवा स्वामी, और मैं मौत के लायक हूँ। आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, युवा स्वामी। रिवहे खुद ही इसका अंत करेगा। ये कहते हुए उसने अपने खंजर से उसके दिल पर वार कर दिया। धिक्कार है। तलवार की एक चमक खंजर से टकराई और वह उड़ गया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगी? निंग ने रिवहे को घूरा। जब वह मरी तो बहुत पीड़ा और अपमान में मरी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूँ? नदी ने निंग को देखते हुए अपने दांत पीस लिए। निंग चिल्लाया, मोवू। युवा स्वामी। मोवू तुरंत आगे बढ़ा। निलंबन की सजा, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसे रिवरसाइड सिटी की चोटी पर फांसी दे दो। नदी उसका चेहरा सफेद हो गया। निलंबन की सजा का आमतौर पर मतलब होता था कि अपराधी के हाथ पैर बांध दिए जाते थे, फिर उसे हवा में लटका दिया जाता था और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, जबकि सूरज उसे तपता रहता था। इसके अलावा इससे पहले निंग ने रिवहे के शरीर पर 6 खूनी छेद कर दिए थे। रिवहे की जीवन शक्ति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह खून की कमी से नहीं मरता, लेकिन उसके द्वारा बहाया गया खून कुछ पक्षियों को आकर्षित कर सकता था। रिवरसाइड सिटी की चोटी के पास आने की हिम्मत करने वाले सभी पक्षी साधारण पक्षी थे। वे कभी कभी रिवहे के शरीर पर चोंच मार लेते थे। उसे भूख, पीड़ा और आतंक के बीच धीरे धीरे यातना देकर मार दिया जाएगा। इसके अलावा अनगिनत आदिवासी लोग उसे देख रहे होंगे। उसके दिल में जो अपमान महसूस होगा, उससे रिवहे जैसी घमंडी शख्सियत को और भी ज्यादा पीड़ा होगी। हाँ, मोवू ने जल्दी से जंजीरों का एक सेट निकाला और रिवहे को बांधना और जकड़ना शुरू कर दिया। रिवहे वहीं घुटनों के बल बैठ गया, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसे आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पिताजी! एक भयंकर चीख गूंजी और एक बच्चा भीड़ से बाहर दौड़ता हुआ आया। भाड़ में जाओ! उस बच्चे को दौड़ते हुए देखकर वह जल्दी से गुस्से में चिल्लाया, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। पिताजी! बच्चा सिसक कर बोला। हालांकि उसके पिता उसे तलवार चलाने का प्रशिक्षण देने में सख्ती बरतते थे, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करते थे। दूर बहती सांसी नदी ने भौहें चढ़ाईं, बच्चे को ले जाओ। हाँ, तुरंत ही 2 पहरेदार आगे बढ़े और बच्चे को पकड़कर ले गए। लेकिन वह बच्चा जी निंग को घूरता रहा, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं और वह बेतहाशा संघर्ष करता रहा। निंग बस शांति से उस बच्चे को देखता रहा। जब वह बहुत छोटा था, उसके पिताजी यिचुआन ने उसे कुछ कैदियों को मारने के लिए भेजकर साहस का प्रशिक्षण दिया था। उसने इससे पहले कहीं ज्यादा भयावह निगाहें देखी थीं। पश्चिमी प्रांत शहर के गुलाम बाजार। उसने सुन्नता, निराशा, पागलपन, नफरत, मिन्नतें देखी थीं। उसने वहां हर तरह की निगाहें देखी थीं। उसे शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर फांसी दे दो। मोवू को 2 काले बख्तरबंद गार्डों की मदद मिली। रिवहे पूरी तरह से धातु की जंजीरों में बंधा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। आसपास के आदिवासी यह सब देख रहे थे। कुछ की आंखें दया से भरी थीं, कुछ उसकी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। इस अपमान से रिवहे का पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। युवा स्वामी, माओ ने जी निंग की ओर धीरे से कहा। वह नदी का बेटा है, घास काटते समय आपको उसकी जड़ें उखाड़ देनी चाहिए। निंग ने माओ की ओर ठंडी नजर से देखा। मोवू ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं अगले कुछ दिन रिवरसाइड सिटी में बिताऊंगा। निंग ने पास ही बहती रिवर सेंसी और आंटी स्नो की ओर देखा। तुम्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहीं रहूंगा जहां काले बख्तरबंद पहरेदार तैनात हैं। मैं रिवहे को धीरे धीरे मरते हुए देखूंगा। उसके मरने के बाद मैं चला जाऊंगा। आसपास के सभी मुख्य सदस्यों के शरीर कांप उठे। सभी निंग की आवाज में छिपी नफरत को महसूस कर सकते थे। पहले तो रिवहे को धूप में तपते हुए ज्यादा परेशानी नहीं हुई, फिर जब कुछ कौवे उसके मांस को खाने लगे और जब धूप से उसकी त्वचा सूखने और फटने लगी, जिससे उसका लाल मांस दिखाई देने लगा, तो उसे जो दर्द सहना पड़ा वह बिल्कुल नरक जैसा था। अपने शरीर में की के कारण रिवहे की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन अब यह उसके लिए पीड़ा का स्रोत बन गई। उसे धूप में तब तक तपाया गया जब तक उसकी त्वचा फट नहीं गई और मांस जम नहीं गया। इस पीड़ा के बीच वह 3 दिन और 2 रात तक कराहता रहा और आखिरकार मर गया। इस पूरे समय निंग रिवरसाइड सिटी में ही रहा। जब काले बख्तरबंद गार्डों ने बताया कि रिवहे की पीड़ा में मृत्यु हो गई है, तो निंग ने अंततः रिवहे की फटी हुई लाश पर एक ठंडी नजर डाली, फिर मुड़कर मोवो और ऑटम लीफ को उनके काले जानवरों पर सवार करके ले गया। निंग रात में रिवरसाइड सिटी से चला गया। रिवरसाइड सेंसी उस समय एक मेज के सामने बैठी थी और चुपचाप एक जानवर की खोपड़ी के कप से शराब पी रही थी। आंगन में एक बच्चा घुटनों के बल बैठा था। कहे बच्चे। सेंसी ने अपना जानवर खोपड़ी वाला प्याला उठाया। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, क्या तुम युवा गुरुजी निंग को मारना चाहते हो? मेरी हिम्मत नहीं है। कहे की हिम्मत नहीं है, घुटनों पर बैठे बच्चे ने जल्दी से कहा। हाय। रिवर सेंसी ने सिर हिलाया। धीमी आवाज में उसने धीरे से कहा, तुम्हारी नफरत मेरे रिवरसाइड जनजाति के लिए एक आपदा होगी। सेवकों, रिवर सेंसी ने पुकारा। मालिक। एक नौकर अंदर आया और घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, सांसी नदी ने ठंडे स्वर में कहा। हे नदी के सभी सेवकों को फांसी दे दो, उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हे नदी की औरतों को गुलाम बाजार में बेच दिया जाएगा। कुल का नेता, बच्चा घबरा गया।
उनमें से एक उसकी माँ थी और उसे भी। रिवर सेंसी ने उस बच्चे को ठंडी नजरों से देखा। रिवर, वह इकलौता बेटा है, उसे भी गुलामों के बाजार में बेच दिया जाएगा। नहीं नहीं, बच्चा जल्दी से झुककर बोला। कबीले के सरदार, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ, नौकर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया और फिर आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठाकर चला गया। बच्चा लगातार संघर्ष करता रहा, सिसकता रहा और रोता रहा। गुलाम, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बच्ची को रोते और पीड़ा से चिल्लाते देख रिवर सेंसी चुप रही। मालिक, क्या आप रिवर है की औरतों और बच्चों को गुलामों के तौर पर बेचने जा रहे हैं? कमरे के अंधेरे कोने में एक मानव आकृति प्रकट हुई। रिवर सांसी ने सिर हिलाया। जब रिवर ही निलंबन की सजा काट रहा था तब सांसी ने रिवर ही से गुप्त रूप से पूछने के लिए लोगों को भेजा था और तभी उसे समझ आया कि इस समस्या का स्रोत ब्लैकटूथ जनजाति का मेवा था। रिवर सांसी ने ब्लैकटूथ जनजाति के लोगों को ब्लैकटूथ से बात करने के लिए भी भेजा था ताकि वह स्पष्ट रूप से समझ सके कि मामला क्या है। और फिर उसने उन सभी नौकरों को मौत के घाट उतार दिया जिन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी पता था। जी निंग नहीं चाहती कि स्प्रिंग ग्रास का मामला बाहर फैले, रिवर सांसी ने शांति से कहा। स्प्रिंग ग्रास ने एक बार कहा था कि वह युवा स्वामी जी की दासी है। जिसने भी ये बातें सुनी उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। रिवर ही की महिलाओं को रखने का कोई मतलब नहीं है। रिवर ही इकलौता बच्चा है, कहे। उसे जी निंग से बहुत नफरत है। मैंने उससे कई बार पूछा, हालांकि उसने मुंह से कहा था कि वह बदला नहीं लेगा, लेकिन उसके जैसा छोटा बच्चा मुझे कैसे धोखा दे सकता है? मैं एक ही नजर में उसके दिल की गहराई तक पहुंच गया था। जी निंग के लिए उसकी नफरत हड्डी तक गहरी है। सेंसी ने सिर हिलाया। इतनी कम उम्र में ही उसने अपने विचारों को छुपाना सीख लिया है। भविष्य में जब वह कबीले में बहुत शक्तिशाली पद पर पहुंच जाएगा तो जी निंग के प्रति उसकी नफरत को देखते हुए मुझे डर है कि वह ऐसा कुछ कर सकता है जिससे हमारी पूरी रिवरसाइड जनजाति नष्ट हो जाए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जी कबीले को पता चले कि हमारा रिवरसाइड जनजाति वफादार है। अंधेरे में खड़ा आदमी चुप था। ब्रेकर 3, रिवर सेंसी बोली। गुरुजी, अंधेरे में बैठे आदमी ने उत्तर दिया। ब्रेकर 9 को भेजो, रिवर सेंसी ने कहा। कई को अंधेरे में ले जाओ और उसे आयरनवुड कबीले के नियंत्रण वाले इलाके में भेज दो और उसे किसी भी तरह से एक छोटे से कबीले में शामिल कर दो। उसे कई को अच्छी ट्रेनिंग दो। अगर कई में हुनर है और वह हमेशा कड़ी मेहनत करता है तो उसे अच्छी ट्रेनिंग दो। अगर कई जल्दी ही अपनी नफरत भूल जाता है और कड़ी ट्रेनिंग नहीं करता तो उसे मार दो और ब्रेकर 9 को वापस भेज दो। हाँ, अंधेरे में खड़ी आकृति ने सिर हिलाया। नफरत भी ताकत का एक जरिया है, रिवर सेंसी ने धीरे से बुदबुदाया। जी कबीले की तुलना में हमारी रिवरसाइड जनजाति बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। पुस्तक 3, अध्याय 12, सरपेंट विंग झील। 3 काले जानवर उजाड़ इलाके से यात्रा कर रहे थे। युवा स्वामी ऑटम लीफ खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी। नदी के उस बेटे को आपसे बहुत नफरत है। अगर हम उसे भविष्य में बड़ा होने देंगे तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, युवा स्वामी। जी निंग ने मोवू पर तिरछी नजर डाली। ऑटम लीफ ने जल्दी से कहा, यह मोवू ने मुझसे नहीं कहा था। मुझे पता था कि तुम खुश नहीं होगे, लेकिन काफी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये कहना ही होगा। निंग ने आह भरी। मेरी दुश्मनी रिवर हे से थी। उसके बेटे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बदला लेने गया था। मुझे उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? लेकिन जब जनजातियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होती हैं तो हम आमतौर पर किसी भी शेष खतरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ऑटम लीफ बोलना चाहता था। मैं समझ गया, निंग ने सिर हिलाया। जनजाति के अस्तित्व के लिए कोई भी उपाय और साधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके जैसा छोटा बच्चा मेरे जी कबीले को कैसे प्रभावित कर सकता है? मेरा जी कबीला इस इलाके पर नियंत्रण रखता है और अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। कौन जाने कितने लोग मन ही मन हमारे जी कबीले से नफरत करते हैं। मेरा जी कबीला इसलिए कमान संभाले हुए है क्योंकि हमने लोगों को नाराज नहीं किया, बल्कि इसलिए कि हम खुद ताकतवर हैं। शरद ऋतु का पत्ता थोड़ा समझने लगा। भले ही हम दूसरों को नाराज न करें, अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं तो भी दूसरे आकर तुम्हें नष्ट कर देंगे, जी निंग ने शांति से कहा। लेकिन अगर हम शक्तिशाली हैं तो वे गुप्त शत्रु मन ही मन नाराज हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे फिर भी बहुत सम्मान करेंगे। बहुत संभव है कि 1 सदी बाद उनके बेटे और पोते सचमुच हमारे जी वंश के वफादार नागरिक बन चुके होंगे, निंग ने कहा। इसके अलावा जब विशेषज्ञ प्रशिक्षण देते हैं तो दिल और दिमाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मन और आकाश एक हो जाते हैं, संसार के साथ एक हो जाते हैं। मन को दाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और वह दाव का सही अर्थ सीखता है। निंग समझ गया था कि दाव का प्रशिक्षण ले रहे व्यक्ति को अपने प्रति ईमानदार रहना होगा। केवल साफ मन और स्पष्ट विवेक से ही प्रशिक्षण के दौरान तेजी से सुधार हो सकता है। अगर कोई इंसान खुद के प्रति सच्चा नहीं है तो न सिर्फ वह निराश होगा बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी रुक जाएगी या शायद वह अपनी जमीन भी गंवा देगा। निंग ने सिर हिलाया। अगर मैं, जी निंग, किसी को मारना चाहूं तो सिर्फ उसे ही मारूंगा। मैं उसकी बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यही मेरा असली रूप है। पिछले जन्म में उसकी बीमारी ने उसे बहुत सताया था और उसे हमेशा अकेलापन दिया था। अकेले लोग अक्सर बहुत सी चीजों के बारे में सोचने के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं और पागल हो जाते हैं, जबकि कुछ अपने दिल और दिमाग को समझकर समझदार बन जाते हैं।
निंग उन लोगों में से एक था जिसने अपने दिल को समझ लिया था, जिससे वह और भी ज्यादा उदार और शांत हो गया था। अगर उसने अपने दिल को न समझा होता तो इस जीवन में इतनी कठोरता से प्रशिक्षण जारी रखने का उसका संकल्प कैसे होता। ऑटम लीफ और मोवू ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे स्वयं के प्रति सच्चे हैं? वे समझ नहीं पाए। बस। निंग ने उनके चेहरों के भाव देखे और सिर हिलाया। ज्यादा सोचो मत, चलो सरपेंटविंग झील चलते हैं। युवा स्वामी, क्या आप ब्लैकटूथ जनजाति में नहीं जा रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप स्प्रिंग ग्रास के छोटे भाई की देखभाल में मदद करना चाहते हैं? शरद पत्ता ने पूछा। जल्दी मत करो। निंग ने सिर हिलाया। मैं पहले सरपेंटविंग झील जाऊंगा और सरपेंटविंग को मार डालूंगा, फिर ब्लैकटूथ जनजाति की ओर जाऊंगा। इस विनाशकारी घटना का मूल कारण अभी भी सरपेंटविंग ही था। स्प्रिंग ग्रास के 2 छोटे भाइयों में से एक की भी सरपेंटविंग के कारण मृत्यु हो गई थी। मैं सरपेंटविंग की मृत्यु का स्मरण स्प्रिंग ग्रास के लिए करूंगा और फिर उसके इकलौते भाई को अपने साथ वेस्ट प्रीफेक्चर शहर ले जाऊंगा। चल दर। निंग ने अपने काले जानवर की छाती पर हल्के से थपकी दी और वह तुरंत आगे की ओर दौड़ने लगा। ऑटम लीफ और मोवू भी सरपेंटविंग झील की ओर उसके पीछे चले गए। वे दिन में यात्रा करते और रात में आराम करते। पहाड़ी इलाकों में भी जिस तेज गति से ये काले जानवर यात्रा करते थे, उसे देखते हुए सरपेंटविंग झील के पास पहुंचने में उन्हें पूरे 3 दिन लग गए। नमस्कार युवा स्वामी। 10 काले बख्तरबंद गार्ड एक घुटने पर गिर गए। काले जानवर पर बैठे निंग ने सिर हिलाकर निर्देश दिया। मोवू, ऑटम लीफ, तुम दोनों यहीं रुककर थोड़ा आराम कर सकते हो। सरपेंटविंग झील कुछ किलोमीटर आगे है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। मैं अकेले ही सरपेंटविंग झील जाऊंगा। हाँ। मोवू और ऑटम लीफ दोनों बहुत सम्मानजनक थे। निंग काले जानवर से उतरा और फिर किसी विशाल पक्षी की तरह फुर्ती से चलते हुए दूर तक दौड़ा। बस 2 चमकती चालों के साथ वह उन 10 काले बख्तरबंद रक्षकों मोवू और ऑटम लीफ की नजरों से ओझल हो गया। ये पहली बार था जब काले बख्तरबंद रक्षकों ने निंग को अपने पैरों के करतब दिखाते देखा था और वे आश्चर्य और अविश्वास से देखते रह गए। सरपेंटविंग झील वर्तमान में निषिद्ध क्षेत्र था। जी कबीले ने इलाके में दर्जनों छोटी छोटी टुकड़ियां बना रखी थीं, जिनमें से हर एक में 10 काले बख्तरबंद पहरेदार थे। उन्हें सरपेंटविंग झील के आसपास अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया था ताकि सरपेंटविंग पर कड़ी नजर रखी जा सके। हुआ 100 किलोमीटर लंबी सरपेंटविंग झील बहुत विशाल थी। झील का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता था। इतनी विशाल झील में 3 फुट ऊंची लहरें तो उठती ही थीं, भले ही हवा न चल रही हो। निंग किनारे पर खड़ा सरपेंटविंग झील को घूर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये झील वाकई बहुत गहरी है। हालांकि मैं पानी को नियंत्रित कर सकता हूँ, फिर भी अगर मैं इसकी गहराई में उतर जाऊं तो मेरी गति शायद सरपेंटविंग से कहीं कम होगी। जितना अधिक गहराई में जाया जाएगा, पानी का दबाव उतना ही अधिक होगा तथा पानी को नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा। पानी में रहने वाला मनुष्य अपनी शक्ति का 10% भी नहीं दिखा पाएगा, लेकिन पानी का राक्षस सामान्य से अधिक शक्तिशाली होगा। अभी हालांकि मैं शक्तिशाली हूँ, एक शीर्ष सियांटियन दिरे मॉन्स्टर की तुलना में संभवतः मैं बस थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हूँ। निंग ने मन ही मन कहा, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने विंडविंग इवेजन का प्रशिक्षण लिया था और दाव के वास्तविक स्वरूप को कुछ हद तक समझ लिया था। आखिरकार सिर्फ 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 4 चरणों पर निर्भर रहकर उसकी शक्ति अन्य अंतिम चरण के फेंट गॉड साधकों के बराबर ही होगी। सरपेंटविंग की तुलना में उसकी शक्ति वास्तव में थोड़ी कम होगी। स्वूश। कई गतिविधियों के साथ निंग ने 1 किलोमीटर की यात्रा की। वह पानी के ऊपर ऐसे चल रहा था मानो वह जमीन हो। सर्पविंग। निंग ने जोर से दहाड़ लगाई। सर्पविंग, सर्पविंग, सर्पविंग। ये ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, हर जगह फैल गई और झील के पानी की गहराई में गहराई तक पहुंच गई। कुछ क्षण बाद समुद्र की गहराइयों में एक घुमावदार अंधेरी खोह में डायरे मॉन्स्टर सरपेंटविंग उस समय सो रहा था। उसके विशाल शल्कदार पंख उसे घेरे हुए थे, उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। सर्पविंग। एक ध्वनि पानी को चीरती हुई सीधे उसके पास पहुंची। सोए हुए सर्पपंख ने अचानक अपनी लाल आंखें खोलीं। क्या हो रहा है? सरपेंटविंग ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। तुरंत जांच करो। हाँ। बाहर से भयभीत छोटे जल राक्षसों की चीखें सुनाई दे रही थीं। हालांकि मनुष्य आमतौर पर इन छोटे राक्षसों की भाषाएं नहीं समझ पाते थे, लेकिन ये छोटे राक्षस एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। सरपेंटविंग झील के काफी करीब जंगली घास के बीच 2 काले बख्तरबंद गार्ड छिपे हुए थे। सर्पविंग, कोई सरपेंटविंग को चुनौती दे रहा है। दोनों काले बख्तरबंद पहरेदारों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से मुड़कर देखने लगे। हालांकि वे निंग से दर्जनों किलोमीटर दूर थे, इसलिए वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। मैं नजर रखूंगा, तुम जाकर रिपोर्ट बनाओ। सरपेंटविंग झील के चारों ओर 10 से ज्यादा काले बख्तरबंद पहरेदार हर समय पहरा दे रहे थे और अभी जी निंग के सबसे नजदीक 3 काले बख्तरबंद पहरेदार उसे देख पा रहे थे। काले बख्तरबंद पहरेदारों का ये समूह पश्चिमी प्रांत शहर से भेजा गया था। स्वाभाविक रूप से वे निंग को पहचान पा रहे थे। ये युवा मास्टर जी निंग है। युवा मास्टर जी निंग सरपेंटविंग को चुनौती देने आए हैं, लेकिन युवा मास्टर जी निंग वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। वे पानी के ऊपर ऐसे खड़े हो सकते हैं मानो वह समतल जमीन हो, बिल्कुल कमांडर जी लिचुआन की तरह। बकवास बंद करो, जल्दी करो और रिपोर्ट बनाने वापस जाओ। आश्चर्यचकित काले बख्तरबंद गार्डों ने जल्दी से सभी छोटे दस्तों को खबर फैला दी, लेकिन उनकी गति को देखते हुए, जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, उन्हें पश्चिमी प्रांत शहर तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन लग गया। निंग सरपेंटविंग झील के विशाल जल की सतह पर शांतिपूर्वक चलता रहा।
हुआ एक बड़े हरे सांप का सिर और एक बड़ी काली मछली का सिर दिखाई दिया। पानी की सतह को चीरते हुए वे दूर तक देखने लगे। एक मानव युवक, दोनों राक्षसों ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों गहरे पानी में कूद पड़े और डायर मॉन्स्टर सर्पेंटविंग की जलीय मांद की ओर तेजी से बढ़े। महान राजा, ऊपर जल में एक मानव युवक है। हरा सर्प राक्षस और काली मछली राक्षस दोनों उन्मत्त होकर गुर्राए। एक मानव युवक, सर्पविंग के शल्कदार पंख फैल गए और उसकी लाल आंखें उन दो छोटे राक्षसों को घूरने लगीं, जो इतने भयभीत थे कि सिर हिलाते हुए कांप रहे थे। लेकिन वह मानव युवक पानी पर खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे जी यिचुआन पहले खड़ा था। पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं डूबता, हरे सर्प राक्षस ने जल्दी से कहा, जबकि काली मछली राक्षस ने भी सिर हिलाया। ठीक है। पानी पर खड़े होकर उसे डूबे बिना सर्पविंग काले धुंध में गायब हो गया। फिर काले कपड़े पहने एक आदमी में बदल गया। काले कपड़े पहने वह आदमी वहीं खड़ा था। उसकी पतली, संकरी आंखें संदेह से भरी थीं। सांप स्वभाव से ही सतर्क होते हैं। चुनकी जी वंश के जियांटियन विशेषज्ञों ने कई बार उसका पीछा किया था और उसे जाल में फंसाया था, इसलिए वह बहुत पहले ही एक आसानी से डर जाने वाला प्राणी बन चुका था। अब एक ऐसा मानव युवक जो पानी पर चल सकता था, अचानक उसे चुनौती देने आ गया था। उसे संदेह क्यों न हो, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? काले कपड़े पहने आदमी ने दो छोटे राक्षसों की ओर देखा। कभी नहीं। इससे पहले हमने अपनी सर्पेंटविंग झील के आसपास मौजूद जियांटियन जीवों के स्वरूपों को अच्छी तरह याद कर लिया था। ये मानव युवक निश्चित रूप से उन जियांटियन जीवों में से नहीं है। हरे सांप राक्षस ने जल्दी से कहा और काली मछली राक्षस ने सिर हिला दिया। काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया, तो मैं जाकर देखूंगा। स्वूश, वह चुपके से अपनी पानी वाली मांद से बाहर निकल आया। हालांकि अपने मानव रूप में सर्पेंटविंग उतना तेज नहीं था जितना अपने असली रूप में था। उसका असली रूप बहुत विशाल था। अगर वह पानी की सतह पर प्रकट होता तो बहुत बड़ा हंगामा मचा देता और निश्चित रूप से लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता। कौन है? काले कपड़े पहने आदमी ने तेजी से और चुपके से अपना सिर पानी की सतह से बाहर निकाला और अपने चारों ओर देखने लगा। उसने तुरंत देखा कि लगभग 8-9 किलोमीटर दूर एक फर वस्त्रधारी युवक खड़ा था। वह युवक बहुत ही सुंदर और नाजुक लग रहा था, लेकिन वह पानी की सतह पर बेफिक्री से टहल रहा था। उस युवक के आसपास का इलाका पूरी तरह से बंजर और खाली था। वहां कोई और मानव विशेषज्ञ नहीं था। यह वही है। काले कपड़े पहने आदमी की संकीर्ण आंखें तुरंत ही एक भयानक, क्रूर प्रकाश से भर गईं। एक जानलेवा नजर, एक घृणास्पद नजर, ये भावनाएं तुरंत उसके मन में भर गईं, जिससे उसके आसपास का पानी उसकी भावनाओं के बल से कांपने लगा। दूर खड़ी जी निंग ने उसे भांप लिया था। जैसे ही वह मुड़ा और देखने लगा, निंग ने उसे तुरंत देख लिया। हालांकि सर्पेंटविंग उस समय मानव रूप में था, निंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह डायर मॉन्स्टर सर्पेंटविंग ही था। सर्पविंग! निंग गुस्से से चिल्लाया। काले कपड़े पहने आदमी ने निंग को एक ठंडी, भयावह नजर से देखा और फिर धीरे धीरे झील की गहराई में डूब गया। सर्पविंग! निंग तेज रफ्तार से पानी की सतह पर दौड़ा और तेजी से झील के उस हिस्से पर पहुंच गया। नीचे गहराई में देखते हुए वह चिल्लाया, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? क्या तुम्हें मुझसे इतनी गहरी नफरत नहीं है कि वह तुम्हारी हड्डियों में समा गई हो? बाहर आओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आकर मुझे मार डालो। पानी के अंदर गहराई में काले कपड़े पहने उस आदमी की संकरी आंखें क्रोध की ज्वाला से जल रही थीं। वह सचमुच ऊपर की ओर उड़ने, हमला करने और इस जी निंग का मांस खाने की अतुलनीय इच्छा से भरा हुआ था। मैंने स्वयं उस बड़े लाल सांप को मार डाला। हा, मैंने उसे एक ही वार में मार डाला। वो वाकई बहुत दयनीय था। ऊपर से आती आवाज लगातार नीचे तक पहुंच रही थी, जिससे सर्पविंग का गुस्सा और भड़क रहा था। काले कपड़े पहने आदमी थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने अपने मन में हत्या की इच्छा को दबा लिया। मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो जी कबीले के धूर्त जाल में फंस जाऊंगा। इससे पहले पॉइजन डव रिज और जी कबीले ने सिर्फ इस बात पर सहमति जताई थी कि मुझे 1 सदी तक सर्पेंटविंग झील से बाहर जाने से रोका जाएगा और सिर्फ कबीले के सबसे ऊंचे स्तर के सदस्यों जिफू शिष्यों को ही कार्रवाई करने से रोका जाएगा। उन जियांटियन जीवों को मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने वाला कोई समझौता नहीं था। मनुष्य और राक्षस एक दूसरे के विरुद्ध भयंकर युद्ध करते रहे। हालांकि कुछ सीमाएं और कुछ प्रतिबंध थे। उदाहरण के लिए, प्रत्येक पक्ष के सच्चे नेता अपने अपने कमजोर सदस्यों के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे और उन्हें धमकाएंगे नहीं। जीफू स्तर का वह बूढ़ा राक्षस हत्या नहीं करेगा और जी वंश का जीफू शिष्य भी हत्या नहीं करेगा। आखिरकार जिफू स्तर के विशेषज्ञ ही आधार थे। एक बार जब जिफू विशेषज्ञ आपस में लड़ने लगते तो एक के गिर जाने पर कुल की नींव ही हिल जाती। न तो इंसान और न ही राक्षस चाहते थे कि उनकी नींव हिले। उस जी निंग के आसपास का इलाका खाली है, वहां कोई इंसान नहीं है। काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में एक भयंकर चमक थी। लेकिन वह अपनी जान क्यों देने आया है? बहुत मुमकिन है कि उसके पिता जी यिचुआन और कुछ दूसरे जियांटियन जीव जंतु आसपास ही हों और वहां छिपने के लिए किसी तरह की गुप्त संरचना का इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, मुझ पर तुरंत ही सामूहिक हमला हो जाएगा। पुस्तक 3, अध्याय 13, सर्पेंटविंग्स लेयर। जी निंग पानी की सतह पर खड़ा होकर अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। सब कुछ शांत था। बस जो आवाज सुनाई दे रही थी वह थी झील की सतह पर बहती हवा और उससे उठती लहरों की।
सरपेंटविंग मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सावधान और सतर्क है। न सिर्फ वह गहराई में ही रहता है, बल्कि जब मैं, उसका सबसे नफरत करने वाला दुश्मन, भी सामने आया, तब भी उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। निंग ने भौहें चढ़ाईं। सरपेंट को बाहर निकालना बहुत कठिन होगा, अन्यथा जी वंश के पांचों प्रांत सरपेंटविंग के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ होते। जी निंग का जियांटियन जीवन रूप स्तर तक पहुंचना अभी भी एक रहस्य था और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। सरपेंटविंग को भी स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी नहीं थी। सरपेंटविंग की नज़र में निंग शायद सिर्फ 11 साल का एक किशोर था जिसके पैरों की तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। वह कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सरपेंटविंग अपने हमले के आवेग को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। निंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं। कुछ सिर तालाब में दूर से चुपके से उभर रहे थे। छोटे राक्षस। अचानक निंग द्वारा आयनवुड से प्राप्त किया गया वह विशाल धनुष जान 4 तीरों के साथ प्रकट हुआ। उसने जल्दी से अपना धनुष चढ़ाया और तीर चला दिया। शुआ 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 शुआ। चारों तीर तुरंत बाहर की ओर धंस गए, जिससे पानी के छोटे राक्षस डरकर जल्दी से नीचे कूद पड़े। लेकिन निंग के तीर कितने तेज थे, तुरंत ही दर्द भरी चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी और यहाँ तक कि पानी की सतह पर एक बड़ी मछली की पूंछ भी फड़फड़ाने लगी। पीछे सिर्फ खून का एक तालाब छोड़कर सभी छोटे राक्षस छिप गए। सरपेंट अपना विशाल धनुष थामे, निंग चिल्लाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक शक्तिशाली महादैत्य, इन छोटे राक्षसों को प्रकट करने का साहस करने की स्थिति में पहुंच जाओगे। तुम सचमुच मुझे तुच्छ समझते हो। जी निंग। झील की गहराई से अचानक एक गहरी गड़गड़ाती आवाज उभरी। निंग के दिल में तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई। सरपेंटविंग ने आखिरकार बोल ही दिया। ये सोचना भी मत कि तुम इन घिनौने तरीकों को इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता और बाकी लोग पास में ही छिपे हैं? गहराई से एक गुर्राहट भरी आवाज आई। तुम, एक हुटियन स्तर के छोटे बच्चे, अपनी जान कैसे दे सकते हो? हा हा हा। हाउटियन। निंग जोर से हंसा, झील की सतह की ओर इशारा करते हुए। उसका शरीर तुरंत धुंधली रोशनी की एक परत से ढक गया। उसके नाखून से एक तलवार जैसी रोशनी निकली, जो सीधे झील की गहराई में जा रही थी। अपनी सांप जैसी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। स्विश। तलवार की रोशनी झील की गहराई में सुरंग बनाकर कंपन पैदा कर रही थी। हुआला। कई किलोमीटर दूर एक काली आकृति ने अपना सिर ऊपर उठाया और हैरानी भरी आंखों से उसकी तरफ घूरने लगी। जियांटियन, तुम तो पहले से ही जियांटियन हो, मुझसे लड़ने की हिम्मत है? निंग चिल्लाया, अगर तुम्हें डर है कि मैंने कोई घात लगा रखा है तो तुम झील में कोई भी जगह या इस 100 किलोमीटर चौड़ी सरपेंटविंग झील के किसी भी द्वीप को चुन सकते हो। तुम और मैं, आमने सामने। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? सरपेंट ने पानी के ऊपर दूर खड़े युवक को घूरा। वह झिझका। भले ही जी यिचुआन और उसके आदमी घात में बैठे हों, फिर भी उन्होंने कितनी जगहों पर घात लगाने की तैयारी की होगी। तुम इंसान तो बेमिसाल चालाक हो। अगर तुम जवान होकर भी जियांटियन स्तर तक पहुंच गए हो तो भी जी कबीला तुम्हें यूं ही कैसे मरने दे सकता है? जरूर कोई साजिश है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। सरपेंटविंग तुरंत पानी में डूब गया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो झील की गहराई में आओ, मैं यहीं तुमसे जरूर लड़ूंगा। पानी के ऊपर मैं तुम्हारी चालों में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। निंग ने पानी के ऊपर गुस्से से शाप दिया, चूहे जितना काया। स्वूश। निंग इतना क्रोधित हुआ कि वह तुरंत मुड़ा और लहरों पर चलता हुआ सरपेंटविंग झील के बीचों बीच स्थित द्वीप पर पहुंच गया। वह सीधे द्वीप के ऊपर कूद गया। वह इतना काया कैसे हो सकता है? निंग को भी कुछ समझ नहीं आया। वह इतना घमंडी नहीं था कि सीधे झील की तलहटी में जाकर चोटी के जियांटियन जलीय डायरे मॉन्स्टर से युद्ध करे। झील के तल पर महान राजा, वह मानव युवक द्वीप पर है। कई छोटे राक्षसों ने सूचना दी। वह द्वीप पर गया। काले कपड़े पहने आदमी अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए वहीं बैठा रहा। पिताजी, सिल्वरटिप और अन्य लोग द्वीप पर हैं। अचानक एक सांप ने चिंता में पुकारा। सिल्वरटिप। काले कपड़े पहने आदमी तुरंत चौंक गया। अब उसे याद आया, जब से पॉइजनडोव रिज और जी कबीले के 5 प्रांतों के बीच बातचीत शुरू हुई थी, तब से वह पानी के नीचे ही रहा था। द्वीप पर अपनी मांस तक जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन उसके बच्चे और वे छोटे राक्षस उतने सतर्क नहीं थे। वे कभी कभार द्वीप की ओर चले जाते थे। आखिरकार अतीत में वही द्वीप उनका असली घर था। मेरे कितने बच्चे द्वीप पर हैं? काले कपड़े पहने आदमी गुस्से से चिल्लाया। ये सिर्फ सिल्वरटिप होना चाहिए, लेकिन वहाँ सैकड़ों छोटे राक्षस हैं। सांप ने तुरंत सूचना दी। ये सुनते ही काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। तुरंत कुछ छोटे राक्षसों को भेजकर सिल्वरटिप को खबर दो और उसे तुरंत वापस बुलाओ। हाँ, निंग आखिर इंसान ही तो था। पानी के ऊपर चलते हुए उसे हर समय अपना मन दुनिया के साथ एक बनाए रखना था। चूंकि अभी उसके पास सरपेंटविंग को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए निंग आराम करने के लिए सीधे द्वीप की ओर चल पड़ा। ये द्वीप पहले सरपेंटविंग का अड्डा हुआ करता था। निंग ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। पिछले 1000 सालों से ये जगह हमेशा राक्षसों का इलाका रही है। चूंकि मैं सरपेंटविंग को बाहर नहीं ला पा रहा हूँ, तो शायद मैं इस द्वीप पर अच्छी नजर डाल सकूं। निंग धीरे धीरे चलने लगा। हालांकि हर कदम हवा की तरह था, मंद धुएं की तरह सुंदर और तेज। वह द्वीप के कीचड़ भरे तटों पर घूमता रहा। द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 20 किलोमीटर था। यह कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। द्वीप में कुछ पहाड़ियां और खाड़ियां थीं। गर्जना। दूर से एक चक्की के पत्थर के आकार का लाल केकड़ा अपने बड़े धातु के चिमटे को हिलाते हुए निंग को घूर रहा था। छोटे पानी के राक्षस। निंग ने एक पत्थर पर लात मारी,
जो स्वूश की आवाज के साथ बाहर निकला। फिर एक धमाके के साथ वह केकड़ा राक्षस के खोल से टकराया, जिससे वह कई बार पलटा, फिर रुक गया और हिलना बंद कर दिया। निंग के जाने पर विशाल केकड़ा फिर से पलटा और तेजी से झील की गहराई में वापस चला गया। आखिरकार ये पहले सरपेंटविंग का अड्डा हुआ करता था। हालांकि सरपेंटविंग अब यहाँ नहीं था, फिर भी इस द्वीप पर कुछ कमजोर जलीय राक्षस रहते थे। निंग को देखते ही ये कमजोर राक्षस उस पर हमला करने को तैयार हो जाते थे। निंग ने कमजोर राक्षसों को सबक सिखाया, जबकि शीर्ष हाउटियन राक्षसों से निपटते समय निंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई। निंग अचानक मुड़ा और दूर देखने लगा। दूर से एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया, जिसमें से अचानक एक विशाल चांदी का सांप निकला। इस चांदी के सांप के पास कई मीटर चौड़े छोटे जलीय राक्षस थे। इनमें से कोई भी छोटा राक्षस शारीरिक रूप से छोटा नहीं था। सबसे अधिक संभावना यह है कि वे सभी शिखर हाउटियन थे। स्वूश! निंग तुरंत आगे बढ़ा। जल्दी से जाओ और चले जाओ। छुट्टी! वह मानव युवक जियांटियन जीव रूप होना चाहिए। ये सभी उच्च स्तरीय हुटियन राक्षस एक दूसरे से गुर्राए। उनमें से किसी ने भी निंग पर हमला नहीं किया, बल्कि वे सभी दूर झील के पानी की ओर हर दिशा में बिखर गए। वह महान धनुष और 4 तीर निंग के हाथों में प्रकट हुए और उसने एक बार फिर अपना तीर खींच लिया। उन 4 तीरों को चलाने के बाद उसने 4 और तीर चलाए। हुआ हुआ हुआ, एक के बाद एक तीर छूटे। तुरंत शारीरिक रूप से सबसे बड़े 10 हुटियन छोटे जलीय राक्षस मारे गए। कुछ छोटे कमजोर राक्षस पानी में भागने में सफल रहे। जी निंग, तुमने मेरे एक और बेटे को मार डाला। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, जरूर मार डालूंगा। झील की गहराई से एक क्रोधित गुर्राहट गूंजी, जिससे निंग, जो खोह के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, चकित रह गई। एक और बेटे को मार डाला? इस बूढ़े राक्षस के कितने बच्चे हैं? निंग ने उत्सुकता से आसपास के इलाके पर नजर दौड़ाई। वहां 3 हुटियन स्तर के सांप जैसे जलीय राक्षस थे, जिन्हें उसने अपने बाणों से मार गिराया था। उनमें से कौन सा सर्पविंग का बच्चा था? निंग को नहीं पता था कि उस बूढ़े राक्षस सर्पविंग के मूल रूप से 92 बच्चे थे, जिनमें से कई को दूसरे राक्षसों ने खा लिया था या इंसानों ने मार डाला था, और केवल 16 ही जीवित बचे थे। इसके बाद निंग ने 2 और लोगों को मार डाला। हालांकि सरपेंटविंग के लिए वह जिस पर सबसे अधिक समर्पित था, वह अभी भी रेड टिप था, जिसके पास फिंगॉड विरासत थी। बूढ़े राक्षस सरपेंटविंग, तुम बस मुंह से चिल्ला सकते हो। क्या तुम्हारी इस मांद में और भी बच्चे हैं? मैं अंदर जाकर उन्हें मार डालूंगा। मांद में घुसते ही निंग ने पुकारा। यह वह जगह थी जहां सर्पपंख 1000 साल से रह रहा था। अंदर अंधेरा था और रास्ते घुमावदार थे। निंग आगे बढ़ा, उसकी दाकन और तलवारें तैयार थीं। मांद के अंदर उसे बार बार कुछ जलीय राक्षसों का सामना करना पड़ा, जो उस पर टूट पड़े। कुछ क्रूर थे, कुछ विचित्र। जैसे ही उन्होंने इस मानव युवक को देखा, मानो उन्होंने कोई स्वादिष्ट व्यंजन देख लिया हो जिसे वे सब खा जाना चाहते थे। कुछ बेहद कमजोर राक्षसों को निंग बस उड़ा देता। चाहे वे मर जाते या बेहोश हो जाते, वह उनसे और ज्यादा परेशान नहीं होता था। लेकिन निंग ने फिर भी सभी शीर्ष हाउटियन जलीय राक्षसों को नष्ट कर दिया। ये खोह सचमुच अथाह गहरी है। निंग खोह की घुमावदार सुरंगों में और अंदर जाता रहा। अचानक अंधेरी सुरंगों के भीतर एक विशाल ग्रिजली के सिर के आकार की एक धुंधली विशाल जानवर की परछाई दिखाई दी। ग्रिजली के सिर की इस विशाल परछाई ने मानो अपना मुंह चौड़ा करके निंग को अपने अंदर फंसा लिया। निंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। साथ ही उसे ये भी पता चला कि अब वह पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ है। वह न तो आगे बढ़ सकता है, न ही पीछे हट सकता है। ये एक अवशेष स्थल है। निंग को तुरंत ये शब्द याद आ गया। इस असीम संसार में दैत्यदेव युग से लेकर आधुनिक युग तक अनगिनत वर्षों तक अनगिनत विशेषज्ञ विद्यमान रहे हैं। इस प्रकार पूरे विश्व में दैत्यदेव अवशेष स्थलों और अमर प्रासाद अवशेष स्थलों की संख्या अनगिनत थी। चूंकि मानव जाति पूरी दुनिया में फैली हुई थी, इसलिए लोग अक्सर अनजाने में ही किसी प्राचीन दैत्यदेव अवशेष स्थल में प्रवेश कर जाते थे, और उनमें से कुछ को इन स्थलों से कुछ लाभ प्राप्त होता था। हालांकि ज्यादातर लोग इन अमर अवशेष स्थलों और दानव देव अवशेष स्थलों के भीतर ही मर गए। निंग ने जो किताबें पढ़ी थीं, उनमें ही कई प्रसिद्ध प्राचीन अवशेष स्थल थे जहां अनगिनत जीव जंतु मारे गए थे। मुझे असल में एक अवशेष स्थल मिला। जिंदा, मैं जरूर जिंदा बच निकलूंगा, जरूर। निंग की आंखें अतुलनीय इच्छा से भरी थीं। वह समझ गया था कि महाशक्तियों और दानवों के इन प्राचीन अवशेष स्थलों के सामने एक साधारण जियांटियन के रूप में उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं था। उसके पास बस यही विकल्प था कि वह इसके आगे झुक जाए और फिर बाद में बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करे। भूरे भालू के सिर की विशाल छाया ने निंग को एक ही घूंट में निगल लिया। छाया गायब हो गई, निंग भी गायब हो गया। सरपेंटविंग की मांद के भीतर की सुरंगें हमेशा की तरह शांत और शांतिपूर्ण थीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। पुस्तक 3, अध्याय 14, जलीय मनो। जी निंग को स्पेस टाइम में बदलाव का एहसास हो रहा था। यह वैसा ही एहसास था जैसा उसे पुनर्जन्म के 6 मार्गों में प्रवेश करते समय हुआ था। एक धड़कन के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। ये जगह, निंग ने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लिया। वह खुद एक बड़े चौड़े गलियारे में था जो 300 मीटर ऊंचा और 300 मीटर चौड़ा था। जब निंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुरी तरह चौंक गया। उसके पीछे इस गलियारे का निकास द्वार था, लेकिन बाहर पानी की एक विशाल अंतहीन धारा बह रही थी। हालांकि पानी इस गलियारे में प्रवेश करने में पूरी तरह असमर्थ था, मानो किसी अदृश्य पर्दे ने पानी को रोक रखा हो। क्या हो रहा है? निंग सावधानी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक तीर दिखाई दिया।
उसने उसे सीधे पानी की ओर भेज दिया। तीर एक अदृश्य अवरोध से टकराया। लाख कोशिश करने पर भी वह उसे भेद नहीं पाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। निंग जल्दी से 10 कदम पीछे हटा, फिर अपना जियायोंग धनुष निकाला। एक हल्की सी सिसकारी छोड़ते हुए उसका पूरा शरीर एक गहरे लाल रंग की रोशनी से ढक गया। स्पष्ट रूप से दैत्यदेव की ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो रही थी। धनुष को लगभग एक वृत्ताकार घेरे में खींचकर उसने तुरंत एक तीर छोड़ा, जो उस अदृश्य अवरोध की ओर प्रकाश की किरण की तरह उड़ गया। तीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह निंग ने भौहें चढ़ाईं और एक बार फिर इस गलियारे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। गलियारा ही 300 मीटर ऊंचा है। निंग ने अदृश्य अवरोध के पार बाहर फैले असीम जल में देखा। यह इमारत वाकई आश्चर्यजनक रूप से विशाल है, कम से कम कई किलोमीटर चौड़ी, और इसे पानी के नीचे बनाया गया है। क्या ये सरपेंटविंग झील के तल पर है? निंग ने अपना सिर हिलाया। सरपेंटविंग झील सिर्फ एक झील थी जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर था। इतनी विशाल संरचना का उसमें समा पाना बहुत मुश्किल होता। अगर यह सरपेंटविंग झील में होती तो शायद जी कबीले ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया होता। तभी मुझे स्पेसटाइम के मुड़ने का एहसास हुआ, मानो अंतरिक्ष में एक सुरंग बन रही हो। निंग ने मन ही मन कहा, मुझे डर है कि मैं एक अलग आयाम में प्रवेश कर गया हूँ। कई किताबें पढ़ने के बाद वह कई बातें जानता था। किताबों में दर्ज था कि अनगिनत वर्षों के कालक्रम में कुछ शक्तिशाली अमर या शक्तिशाली दानव देवता अपने छोटे छोटे आयाम बनाने में सक्षम थे। रेत का एक कण अपनी पूरी दुनिया समेटे हुए था। कुछ अमर संपदा अवशेष स्थल या दानव देवता अवशेष स्थल इन छोटे आयामों और छोटी दुनियाओं में स्थित थे। आमतौर पर उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। केवल भाग्य या दुर्भाग्य से ही कोई संयोगवश उनमें प्रवेश कर पाता था। हालांकि इन महाशक्तियों द्वारा छोड़ी गई ये संपत्तियां बेहद खतरनाक थीं। आखिर अमर और दुष्ट देवता अपने पीछे कोई न कोई रक्षात्मक उपाय कैसे नहीं छोड़ सकते थे। अवशेष स्थलों में प्रवेश करने वालों में से अधिकांश की मृत्यु हो जाती थी। अगर कोई जीवित रहकर भाग भी जाता तो ये पहले से ही भाग्य का खेल होता। जहां तक उन लोगों की किंवदंतियों का सवाल है जो वास्तव में अंदर से खजाने प्राप्त करने में सक्षम थे, निंग ने उनके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। मैं लालची नहीं हो सकता। मुझे बस जिंदा रहने और बच निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। निंग ने ध्यान से अपने आसपास का निरीक्षण किया। अज्ञात अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसमें भारी जोखिम भी शामिल था। ये पानी के नीचे की संपत्ति। अभी के लिए मैं इसे सरपेंटविंग एक्वाटिक मैनर कहूंगा। निंग ने सहजता से इसके लिए एक नाम चुन लिया। चूंकि अभी वह इस गलियारे से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह अंदर ही चला जाए। गलियारा चौड़ा और ऊंचा था और फर्श एक ही बड़े स्लैब से बना हुआ लग रहा था। निंग ने हर संभव कोशिश की, फिर भी दीवारों पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। थोड़ी देर चलने के बाद गलियारा मुड़ा और निंग की आंखें सिकुड़ गईं। दूर से उसने एक के बाद एक सफेद कंकाल जमीन पर बिखरे देखे। इन कंकालों का मांस बहुत पहले ही सड़ चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जमीन पर बहुत कम जादुई खजाने थे। बस बाईं और सबसे दूर सबसे पूरे कंकालों में से कुछ के पास अभी भी कुछ कवच, हथियार और जादुई खजाने थे। बाकी लाशों के पास जादुई खजाने तो नहीं है। निंग को शक हुआ, अगर उनके पास जादुई खजाने नहीं भी हैं, तो कम से कम उनके पास कुछ धारदार हथियार तो होने ही चाहिए। उनके पास एक भी हथियार क्यों नहीं होगा? स्वूश! एक विचार के साथ निंग ने अपनी दिव्य इच्छा को बाहर की ओर भेजा। कवच और हथियारों के साथ उन सभी कंकालों को उठाया और उन्हें अपने सामने रख दिया। स्विश! जैसे ही वे जमीन पर उतरे, कंकाल तुरंत बिखर गए। लगता है वे बहुत पहले मर गए थे। निंग ने कवच और हथियारों पर नजर डाली। उसने तुरंत उन्हें उठाया और अपनी जियांटियन की से उन्हें बांधने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐसा करते ही उसे पता चला, क्योंकि पिछले मालिक बहुत पहले मर चुके थे, इसलिए दो जादुई खजानों में कोई जादुई शक्ति नहीं थी। इसलिए निंग उन्हें आसानी से बांध पाया। मैं भी इन्हें बांध सकता हूँ। लगता है ये सिर्फ बिना रैंक वाले जादुई खजाने हैं, निंग ने मन ही मन कहा। लगता है मृतकों में सिर्फ जियांटियन स्तर की शक्ति थी। और फिर निंग ने अलग अलग लाशों का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने एक लाश की उंगली में एक अंगूठी देखी। उसने तुरंत अंगूठी उठाई और उसे बांधना शुरू कर दिया। दरअसल यह अंगूठी उस मृत व्यक्ति के भंडारण प्रकार के जादुई खजाने की थी। इस भंडारण जादुई खजाने के अंदर एक नजर डालते ही निंग को गहरा सदमा लगा। इसके अंदर की जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, आयनवुड जान के खजाने से थोड़ी छोटी। लेकिन इतने सारे जादुई खजाने, निंग हैरान रह गया। इस जादुई खजाने के भीतर एक के बाद एक जादुई खजाने तैर रहे थे और सभी में असाधारण आभा थी। वहाँ हथियार, संरचना के खजाने, कवच और भी बहुत सारे भंडारण खजाने थे। एक अकेले इंसान को इतने सारे जादुई खजाने क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ी? निंग ने दूर पड़ी ढेरों लाशों पर नजर डाली, जिनमें से किसी पर भी जादुई खजाना नहीं था। शायद इसी इंसान ने बाकियों के जादुई खजाने इकट्ठा किए होंगे। निंग ने जल्दी से उन्हें बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उन्हें बांधना शुरू किया, उसने पाया इस भंडारण वलय में कुल 112 भंडारण प्रकार के जादुई खजाने, 136 हथियार प्रकार के जादुई खजाने, 31 कवच प्रकार के जादुई खजाने और 16 विचित्र जादुई खजाने थे, जिनमें संरचना प्रकार भी शामिल थे। वहाँ कुछ दाव मुहरें भी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत समय बीत चुका था और दाव मुहरों की जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। केवल 10 या उससे ज्यादा दाव मुहरें ही अब भी कुछ हद तक उपयोग योग्य बची थीं। अगर मैं इन्हें बांध पाऊं तो ये सभी बिना श्रेणी के जादुई खजाने हैं।
निंग बुदबुदाया। इन जादुई खजानों के पिछले मालिक सभी जियांटियन जीव थे। दूसरे शब्दों में, अतीत में इस सुरंग में आने वाले सभी लोग जियांटियन जीव थे। निंग ने लगभग 300 मीटर की जगह वाले जादुई खजानों में से एक बेल्ट चुनी और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। ऊपर से देखने पर यह बेल्ट एक मजबूत, सादी बेल्ट से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। फिर निंग ने एक बेहतरीन कवच चुना, उसे बांधकर अपनी त्वचा पर पहन लिया। ये कवच गोल्ड स्टार शर्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए गोल्ड स्टार शर्ट को सेवामुक्त कर दिया गया और निंग ने उसे सुरक्षित रख लिया। दरअसल इन जादुई खजानों से निंग ज्यादा खुश नहीं हुआ। आखिरकार वह पश्चिमी प्रांत के जीववंश का अगला प्रांतपति था। उसे आसानी से सुरक्षात्मक खजाने मिल सकते थे। हालांकि संख्या काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर इसकी कीमत शायद किसी कमतर जादुई खजाने के बराबर होगी। निंग ने इसके बारे में और नहीं सोचा। उसके सामने वाले ने भी कई जादुई खजाने हासिल किए थे, लेकिन आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। जरूरी तो बस अपनी जान बचाकर भागना था। अपनी 2 डाकनॉर्थ तलवारें लहराते हुए निंग सावधानी से आगे बढ़ा। आखिरकार उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके पास आगे बढ़ने का ही एकमात्र विकल्प था। शक्ति के मामले में डाकनॉर्थ तलवारें इन अनरैंक्ड जादुई खजानों से कमतर नहीं थीं। इसके अलावा उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उसे किसी जियांटियन की का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से निंग अपनी डाकनॉर्थ तलवारों का इस्तेमाल जारी रखना पसंद करेगा। निंग सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह उन कंकालों के पास से गुजरा, वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया। अचानक पा 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 एक के बाद एक सुनहरे मटर अचानक हवा में प्रकट हुए। आसपास के क्षेत्र में कई सुनहरे मटर दिखाई दिए और जमीन पर गिरते ही उनमें से एक स्पष्ट बजने वाली ध्वनि निकली। और फिर ये सुनहरे मटर तेजी से पिघलने लगे, एक सुनहरे तरल में परिवर्तित हो गए, जिसकी प्रत्येक बूंद फिर तेजी से हथियार चलाने वाले सुनहरे कवच वाले दिव्य योद्धाओं में बदल गई। स्वर्णिम प्रकाश से चमकते हुए अतुलनीय रूप से तेजस्वी शक्तिशाली दिव्य योद्धा और दिव्य सेनापति उसके चारों ओर खड़े थे। मटर से सैनिक उगा रहे हैं। निंग दंग रह गया। साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि इन सुनहरे कवचधारी दिव्य योद्धाओं की आभा बहुत शक्तिशाली थी। उसे एहसास हुआ कि वे सभी शक्ति के जियांटियन स्तर पर थे और उनमें से 81 हैं। तुम जो जागीर में अतिक्रमण करने का साहस करते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। 80 स्वर्ण कवचधारी दिव्य योद्धाओं ने एक स्वर में चिल्लाया और फिर उन्होंने हमला कर दिया। अपने हाथों में 2 डाकनॉर्थ तलवारें लिए निंग को तुरंत सब कुछ समझ आ गया। उन कंकालों को शायद उन 81 सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों ने मार डाला था। बिना किसी हिचकिचाहट के निंग ने तुरंत विंड एविएशन तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक स्वूश ध्वनि के साथ वह गलियारे की दीवारों के किनारे किनारे दौड़ा, मानो कोई विशालकाय रॉक उड़ रहा हो और तुरंत उन 81 सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों के बीच से गुजरकर आगे बढ़ना चाहता हो। गठबंधन करो, सक्रिय हो जाओ। 80 स्वर्ण कवचधारी योद्धा एक साथ चिल्लाए। तभी गलियारे के दोनों ओर धुंध छा गई। निंग ने धुंध में दौड़ते हुए अपनी तलवार से वार किया, लेकिन वह उसे भेद नहीं पाया। भागने के बारे में सोचना भी मत। 80 एक स्वर्ण कवचधारी योद्धा एक बार फिर आक्रमण कर गए। एक जाल संरचना। निंग ने 2 धुंधली धुंधों को देखा। लगता है अगर मैं इन 80 सुनहरे कवचधारी सैनिकों को नहीं मारूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वे सब मर गए, लेकिन मैं उनकी तरह कमजोर नहीं हूँ। स्वूश। निंग ने विंड एविएशन तकनीक का उपयोग किया। एक बार फिर तेज गति से गलियारे की सतह पर दौड़ते हुए वह सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों के पीछे पहुंच गया और फिर उसने सीधे उन सैनिकों में से एक पर वार किया। डांग डांग डांग। एक साथ 3 तलवारें टकराना। निंग ने उस सुनहरे बख्तरबंद सैनिक के सिर को छेद दिया, लेकिन सैनिक ने फिर भी अपने भाले से पीछे की ओर वार किया। क्या? निंग इतना डर गया कि वह जल्दी से पीछे हट गया। सिर में छुरा घोंपने पर भी एक जियांटियन स्तर का फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर जरूर मर जाएगा। ये सुनहरा कवचधारी सैनिक कैसे नहीं मरेगा? निंग तुरंत उन्मत्त हो गया। तभी उस छोटी सी बातचीत में उसे पता चला कि उस सुनहरे कवचधारी सैनिक की भाला शक्ति को केवल उन्नत स्तर का ही माना जा सकता है, लेकिन ताकत के मामले में वह निंग से कम नहीं था। सबसे बुरी बात ये थी कि सैनिक के सिर में छुरा घोंपने से भी कुछ नहीं हुआ। मार डालो। उस सैनिक के सिर में निंग के वार ने उन सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों को सचमुच क्रोधित कर दिया और वे सभी गुस्से से चिल्लाने लगे और उस पर सामूहिक रूप से हमला करने लगे। निंग ने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए हमलावर सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों के बीच से गुजरते हुए हर पल 3 अलग अलग विरोधियों से जूझ रहा था। अपनी जुड़वां डाकनॉर्थ तलवारों का सहारा लेकर उसने सुनहरे बख्तरबंद रक्षकों के गले, खोपड़ी और कई अन्य घातक बिंदुओं पर वार किए, लेकिन सुनहरे बख्तरबंद रक्षकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जलज्वाला कमल। निंग उन्मत्त था। हुआ। निंग के आसपास 3 विशाल अग्नि कमल पंखुड़ियां और 3 विशाल जल कमल पंखुड़ियां प्रकट हुईं, जो उसे हर दिशा में घेरे हुए थीं। कमल की पंखुड़ियों की ये 2 परतें धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में घूम रही थीं। देखते ही देखते जलज्वाला कमल की सीमा में मौजूद 6 स्वर्ण कवचधारी सैनिक जलज्वाला कमल के दबाव से कुचलकर वापस तरल रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन सुनहरा तरल तेजी से जलज्वाला कमल की सीमा से बाहर बह गया और फिर एक बार फिर 6 सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों में बदल गया। ये कैसे संभव है? निंग को हालात देखकर यकीन नहीं हुआ। वे तो पहले ही बिखर चुके थे, अब वे कैसे सुधर सकते थे? ऐसा नहीं था कि पिछले जियांटियन जीव बहुत कमजोर थे। बात ये थी कि ये 81 सुनहरे कवचधारी सैनिक पूरी तरह से अजेय हैं। निंग को साफ समझ नहीं आ रहा था कि इन 81 सुनहरे कवचधारी सैनिकों से कैसे निपटे।
आखिरकार कुचले जाने के बाद भी वे बस द्रवीभूत होकर मानव रूप में लौट आए। मारना मारना मारना। जिन 6 स्वर्ण कवचधारी रक्षकों को कुचल दिया गया था, उनके कारण ये स्वर्ण कवचधारी रक्षक और भी अधिक क्रोधित हो गए थे। सेना तैयार करो। 81 सुनहरे कवचधारी सैनिक एक साथ गुस्से से चिल्लाए। ये सभी सुनहरे कवचधारी रक्षक तेज गति से उड़े और जी निंग को पूरी तरह से घेर लिया। ये सुनहरे कवचधारी रक्षक 2 घेरे में बट गए, एक भीतरी घेरा और एक बाहरी घेरा। भीतरी घेरे में 27 सुनहरे कवचधारी रक्षक थे, जबकि दूसरे घेरे में 54। सभी अपने भाले निंग की ओर तानकर उसे गुस्से से घूर रहे थे। पुस्तक 3 अध्याय 15 पूरी कहानी। 27 सुनहरे कवचधारी सैनिकों ने एक साथ अपने चमचमाते सुनहरे भालों से असीम शक्ति से लैस होकर जी निंग पर हमला किया। पीछे खड़े 54 सुनहरे कवचधारी सैनिकों ने भी एक साथ अपने भालों का निशाना साधा। किसी भी क्षण भाले बदलने की तैयारी में। जरूर कोई कमी है, कामयाबी की संभावना जरूर है। अगर वे सचमुच अमर हैं तो मेरी ऊर्जा खर्च करके मुझे मौत के घाट उतार देंगे। डाकनॉर्थ तलवारें हाथों में लिए निंग हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। डांग डांग डांग। डाकनॉर्थ तलवार और भालों में टक्कर हुई। निंग ने भालों को रोकते हुए उन सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों के बीच में धावा बोला। पीछे हटना, आक्रमण करना। केंद्र में 27 स्वर्ण बख्तरबंद सैनिक एक साथ तेज गति से पीछे हट गए, जबकि 54 स्वर्ण बख्तरबंद सैनिकों ने और भी व्यापक घेरा बना लिया, जिससे निंग को उनके जाल में कछुआ बनने का मौका मिल गया। क्या ऐसा हो सकता है? निंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं। जलज्वाला कमल। निंग ने अपना निर्णय लिया। हुआ। उसके चारों ओर जलज्वाला कमल के 8 जोड़े अचानक प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक एक जल कमल की पंखुड़ी और एक अग्नि कमल की पंखुड़ी से बना था। चूंकि इस आक्रमण में दाव के वास्तविक अर्थ का संकेत था, इसलिए निंग को भी इस आक्रमण का प्रयोग करते समय अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी और इन 8 जलज्वाला कमलों को बनाने के लिए अपने मन को विभाजित करना उसके लिए अत्यंत कठिन था। का 8 जलज्वाला कमल 16 स्वर्ण कवचधारी सैनिकों को घेरते हुए चक्की के पाटों की तरह घूम रहे थे। ये स्वर्ण कवचधारी सैनिक बेतहाशा बच निकले, लेकिन उनके शरीर भारी दबाव से टूटने लगे। मारना मारना। सुनहरे कवचधारी योद्धा क्रोध से चिल्लाते हुए जलज्वाला कमलों से बचते हुए निंग पर हमला कर दिया। अपनी डाकनॉर्थ तलवारें लिए निंग एक खूंखार बाघ की तरह था। उसकी तलवार की परछाई आग की तरह नाच रही थी और उसने सुनहरे कवचधारी योद्धाओं में से एक को तुरंत 3 टुकड़ों में काट डाला। लेकिन 3 टुकड़ों में कटा हुआ योद्धा का शरीर तुरंत फिर से जुड़ गया और फिर से संगठित हो गया। फिर एक बार दहाड़ते हुए निंग पर हमला कर दिया। तो सच में यही है। निंग खुशी से झूम उठा और जोर से हंसा। ये कैसी बकवास है कि इन सुनहरे कवचधारी योद्धाओं के पास अमर शरीर है। ये तो बस लोगों को डराने के लिए है। हर बार जब मैं तुम्हें घायल करता हूँ, तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। इससे पहले जब 81 स्वर्ण कवचधारी रक्षकों ने अपना आक्रमण स्थापित किया था, तो निंग ने अवरोधन करते समय पाया था कि इन स्वर्ण कवचधारी रक्षकों की शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं थी। निंग की इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील थीं, इसलिए वह फिर भी इसका पता लगा पाया। इस प्रकार निंग ने एक साथ 8 जलज्वाला कमल बनाए, जिससे उन 16 स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं को बुरी तरह से चोट पहुंची। उनके साथ दोबारा मारपीट करने के बाद निंग को पता चला कि इन सुनहरे कवचधारी योद्धाओं की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। 81 स्वर्ण कवचधारी योद्धा एक इकाई की तरह हैं। अगर कोई बुरी तरह घायल हो जाए तो बाकी भी प्रभावित होंगे। निंग ने मन ही मन सोचा। इसके अलावा ये स्वर्ण कवचधारी योद्धा स्वर्ण द्रव से बने हैं। इनमें कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। जब तक मैं इन्हें लगातार घायल करता रहूंगा, इनकी जादुई शक्ति लगातार कम होती जाएगी और अंत में ये निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। मारना। स्वर्ण कवचधारी योद्धा पुनर्तः निडर थे। निंग ने 8 जलज्वाला कमलों को नियंत्रित करना जारी रखा, जिससे वे बार बार सुनहरे कवचधारी योद्धाओं को घेरकर उन पर टूट पड़ते, जबकि वह खुद भी अपनी डाकनॉर्थ तलवारों से लगातार उन्हें चकमा देता रहा। निंग ने पाया कि हर बार जब वह अपनी तलवारों से सुनहरे कवचधारी योद्धाओं पर वार करता, तो उनकी शक्ति बहुत धीरे धीरे कम होती। हालांकि जब जलज्वाला कमल उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते, तो उनकी शक्ति कुछ तेजी से कम हो जाती। यह एक विनाशकारी युद्ध था। स्विश। एक स्वर्ण कवचधारी योद्धा चकनाचूर होकर गिर पड़ा और शून्य में बदल गया। फिर सभी 80 स्वर्ण कवचधारी योद्धा पूरी तरह से गायब हो गए। निंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और पास में रखे जलज्वाला कमलों को बाहर निकाल दिया। बहुत परेशानी वाली बात है। अगर मेरे पास वाटर फ्लेम लोड्स तकनीक नहीं होती तो शायद मैं पूरी तरह थककर मर जाता। अपने शरीर में बची हुई क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति को महसूस करते हुए निंग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसके शरीर में क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति लगभग आधी ही बची थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख तकनीक में उसने प्रशिक्षण लिया था, जिससे शक्ति का एक असाधारण सघन आधार तैयार हुआ। इस युद्ध में निंग ने वाटर फ्लेम लोड्स का इस्तेमाल करके उन्हें बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, जबकि उसने बचाव के लिए अपनी डाकनॉर्थ तलवारों में मौजूद क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति का ही इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद उसकी आधी दिव्य शक्ति खर्च हो चुकी थी। निंग ने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन पर पड़ी लाशें दिखाई दी। उनमें से कुछ तो युद्ध में धूल में बदल गई थीं, लेकिन कुछ अभी भी बची हुई थीं। यहाँ जो लोग मरे हैं वे शायद पूरी तरह थककर मर गए होंगे। निंग ने मन ही मन कहा।
फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स लंबे समय तक चलने वाले सहनशक्ति वाले युद्धों में कुशल होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत मुश्किल लगा। जो लोग जियांटियन स्तर तक पहुंचने के लिए पूरी तरह की रिफाइनिंग पर निर्भर थे, वे कैसे बच सकते थे? हुआ सुरंग के दोनों ओर धुंध की 2 दीवारें धीरे धीरे छंट गईं। निंग सावधानी से गलियारे के कोने की ओर बढ़ा, अभी आगे नहीं बढ़ा। उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो देखा कि दूर गलियारे के उस पार लाशें भी पड़ी थीं। और भी लाशें हैं। लगता है अगला गलियारा भी उतना ही खतरनाक है। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है कि इस प्राचीन अवशेष स्थल में कितने खतरे छिपे हैं। निंग का दिल कांप उठा। और शायद वहां मरने वाले लोग उन 80 सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों से सफलतापूर्वक गुजरे होंगे। आना निंग हॉल के दूसरी तरफ पड़ी उन लाशों को घूर रहा था। उसे एहसास हुआ कि यहाँ भी कुछ ही लाशों पर कवच और हथियार थे। उसने अपनी दिव्य इच्छाशक्ति से एक लाश और उसके जादुई खजानों को अपनी ओर खींच लिया। जो लोग पिछले गलियारे को तोड़कर अंदर आ पाए थे, उनके पास शायद काफी जादुई खजाने होंगे। निंग ने ध्यान से कंकाल का निरीक्षण किया। विशाल कंकाल 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। उसके भंडार का सबसे संभावित स्थान उसके कंकालनुमा हाथ को ढकने वाले कवच पर था। निंग ने जल्दी से कवच हटाया और उसे बांध दिया। ये वास्तव में एक भंडार प्रकार का जादुई खजाना है। इतनी अनेक चीजें। इस भंडारण प्रकार के जादुई खजाने में 1000 से भी ज्यादा जादुई खजाने थे। निंग ने आसानी से उन सभी को बांध दिया, लेकिन उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वे सभी बिना किसी श्रेणी के जादुई खजाने थे। ये सभी बिना रैंक के हैं। निंग ने सिर हिलाया। हालांकि इनकी संख्या 1000 से ज्यादा है, लेकिन सब मिलाकर शायद ट्रेसलेस तावीज के 1% से भी कम है। ट्रेसलेस तावीज प्रीफेक्चर का संरक्षक खजाना था। यहाँ तक कि जादुई खजानों को भी इसकी तुलना करना कठिन होगा। पहले आराम कर लो। निंग कमल मुद्रा में बैठ गया। एक बांस की नली निकाली, उसका कॉर्क खोला, सिर उठाया और पानी पिया। फिर उसने भुना हुआ मांस निकाला और खाने लगा। हालांकि ये बूढ़े लोग जो मर गए, अपने भंडार के खजाने छोड़ गए, लेकिन उन्होंने कोई खाना नहीं छोड़ा। बहुत समय हो गया है। उनका खाना कब का धूल में मिल गया। ये बिना रैंक वाले जादुई खजाने मेरे लिए भी बहुत उपयोगी नहीं हैं। आखिरकार मुझे तो बस कुछ जादुई खजानों की जरूरत है। निंग ने सिर हिलाया। उदाहरण के लिए भंडारण प्रकार के जादुई खजाने सैकड़ों होने का क्या मतलब था? क्या उसे कोई अतिरिक्त शक्ति मिलेगी? अगर वह बच नहीं पाया तो संभवतः उसके द्वारा खोजे गए 1000 से ज्यादा बिना रैंक वाले जादुई खजाने भविष्य में किसी और को मिल जाएंगे। निंग वहीं बैठा खा पी रहा था। उसे आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं की। इसी समय क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति धीरे धीरे पुनः प्राप्त होने लगी। खाने पीने के बाद निंग ने हर भंडारण प्रकार के जादुई खजाने को पलटकर देखा कि अंदर क्या है। कभी कभी उसे कुछ प्रशिक्षण पुस्तिकाएं या तलवारबाजी की तकनीक की पुस्तिकाएं दिखाई देती थीं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण परम तकनीक की किताबें आमतौर पर सीखने के बाद नष्ट कर दी जाती थीं, ताकि वे दूसरों तक लीक न हो जाएं। इस प्रकार ये किताबें जो लाई गई थीं, वे सभी साधारण थीं, ज्यादा मूल्यवान नहीं थीं। केवल एक ही प्रति रेनड्रॉप सूत्र के बराबर थी। मुझे लगता है यह एक अप्रत्याशित लाभ है। निंग हंसा और फिर वह एक बार फिर ढेर सारे भंडारण प्रकार के जादुई खजानों को पलटने लगा, उनमें खोजबीन करने लगा। कपड़े, बर्तन, खिलौने, सभी प्रकार की जिज्ञासाएं दूर हो गईं। खजाने की खोज की प्रक्रिया के दौरान निंग का मूड भी काफी सुधर गया। निंग ने अचानक छाल का एक अजीब सा टुकड़ा उठाया। वह उसे फेंकने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस पर लिखे शब्दों पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वुडन, हमारे कुल को अभी अभी खबर मिली है कि अमर जुहुआ, जो लाखों वर्षों से फिंगॉड युग से जीवित है, ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह शिष्यों को स्वीकार कर रहा है। हालांकि अमर जुहुआ एक मुक्त अमर है, फिर भी उसके लिए लाखों वर्षों तक जीवित रहना और बिना मरे अनगिनत कष्ट सहना हमारे कुल नेता के अनुसार एक दिव्य अमर से कम नहीं है। अमर जुहुआ ने पहले कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, यहाँ तक कि हमारे ग्रैंड जिया राजवंश का दूसरा राजकुमार भी उनका शिष्य बनने में सफल नहीं हो पाया। ये खबर बहुत पहले ही फैल चुकी है कि अमर जुहुआ एक शिष्य को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा अमर जुहुआ ने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा है कि जिस शिष्य को वह स्वीकार कर रहे हैं वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर होना चाहिए, जो कम से कम जियांटियन स्तर का हो और ज्यादा से ज्यादा जिफू स्तर का। वह 2 रास्ते तय करेंगे, एक जियांटियन जीवन रूपों के लिए और दूसरा जिफू शिष्यों के लिए। प्रत्येक पथ में 3 परीक्षण हैं। बिना मरे 3 परीक्षणों को पार करने के बाद कोई अमर जुहुआ का उत्तराधिकारी बन जाएगा। अमर जुहुआ केवल एक ही शिष्य को स्वीकार करेगा। जहाँ तक शिष्य स्वीकार करने की बात है, अमर जुहुआ ने डार्कनॉर्थ सागर के 1000 शरद ऋतु द्वीप में अपनी अमर संपत्ति स्थापित की है। बहुत संभव है कि वह अपने शिष्य को भर्ती करने के बाद ही वहाँ से जाएगा। हमारे स्थान से दूर डार्कनॉर्थ सागर के 1000 शरद ऋतु द्वीप तक की यात्रा में कम से कम आधा साल लगेगा। जल्दी करो, अगर तुम देर से पहुँचे तो कोई और मौका गंवा देगा। वुडान, मैंने तुम्हें खबर दे दी है। तुम जाओ या ना जाओ, ये तुम्हारा फैसला है। हस्ताक्षर गोडबेनियन वाटर। अपने हाथों में इस अतुलनीय प्राचीन वृक्ष की छाल को देखकर निंग की सांस रुक गई। गोडबानियन वंश। यह वृक्ष की छाल तो किसी गोडबानियन वृक्ष की छाल होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्राचीन पत्र इतने लंबे समय तक टिका रहा। गोडबानियन वृक्ष अमर था और कभी नष्ट नहीं होता था। कुछ कीमती चीजें आमतौर पर गोडबानियन लकड़ी से बने लकड़ी के बक्सों में रखी जाती थीं। गोडबानियन पेड़ गोडबानियन कबीले की अनूठी उपज थे और यही उनकी पहचान का प्रमाण थे। ये सचमुच एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली कबीला था, जी कबीले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली।
यह एक ऐसा कबीला था जिसे सर्वोच्च कहा जा सकता था, यहाँ तक कि ग्रैंड जिया राजवंश के विशाल साम्राज्य में भी। अमर जुहुआ, निंग ने भौहें चढ़ाकर सोचा। अमर जुहुआ एक शिष्य को स्वीकार कर रहे थे। वे दैत्य युग में थे और जब उन्होंने शिष्य की तलाश शुरू की थी तब वे लाखों वर्षों से जीवित थे। लेकिन दैत्य युग से लेकर अब तक शायद अरबों या खरबों वर्ष बीत चुके होंगे। इस शिष्य ढूंढने के चक्कर को बहुत समय बीत चुका है। वह अमर जुहुआ तो शायद बहुत पहले ही मर गया होगा। निंग समझ गया। मुक्त अमर लोग लगातार 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों से गुजरते रहते थे। किसी व्यक्ति का लाखों साल तक बिना मरे जीवित रहना एक चमत्कार था। कोई इस युग तक कैसे जीवित रह सकता था? तो फिर यह भूमिगत संपत्ति, यह वही भूमिगत संपत्ति होनी चाहिए जहां अमर जुहुआ ने संभावित शिष्यों की परीक्षा ली थी। ये गलियारा जिसमें मैं अभी हूँ, उनके संभावित शिष्यों के लिए 2 गलियारों में से एक होना चाहिए। निंग ने मन ही मन सोचा। निंग ने दूर पड़ी लाशों को देखा। यद्यपि वे लाशें स्पष्ट रूप से फिनगॉड बॉडी रिफाइनर्स की थीं, फिर भी उनके बचे रहने का अर्थ था कि उनकी मृत्यु बहुत पहले नहीं हुई थी। जाहिर है जियांटियन स्तर के या जिफू शिष्य जो फेंटगॉड बॉडी रिफाइनर थे अक्सर इस अमर संपत्ति में पहुंचा दिए जाते थे। वह खुद भी उन बदकिस्मत आत्माओं में से एक था। चूंकि अमर जुहुआ ने एक शिष्य लेने का फैसला किया था, इसलिए उसके शिष्य के लिए जरूरी शर्तें बेहद सख्त रही होंगी, वरना वह बहुत पहले ही आसानी से एक शिष्य स्वीकार कर लेता। निंग ने मन ही मन कहा, हर रास्ते पर 3 परीक्षाएं होती हैं। लगता है अभी अभी पहली परीक्षा थी जिससे मुझे उसे पार करने के लिए जलज्वाला कमलों पर निर्भर रहना पड़ा। अगली 2 परीक्षाएं शायद और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक होंगी। मैं उन्हें कैसे पार करूंगा? क्या मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा कि मैं यहीं मरकर सड़ जाऊंगा? निंग दूर पड़ी लाशों को देख रहा था, सांस नहीं ले रहा था और सोच रहा था। पुस्तक 3, अध्याय 16, प्रतीक्षारत माता पिता। पश्चिमी प्रांत शहर के भीतर। यिचुआन, मैंने सुना है कि जी निंग पहले ही जियांतियान स्तर तक पहुंच चुकी है। बधाई हो यिचुआन, तुम्हारा बेटा सचमुच बहुत शक्तिशाली है। इस साल तो वो सिर्फ 11 साल का ही है ना? 11 साल का एक जियांटियन। हमारे जी वंश के 5 प्रांतों में पिछले 1000 सालों में वो शीर्ष 3 प्रतिभाओं में से एक है। जी यिचुआन, जो हमेशा से एक अडिग हिमनद की तरह रहा था, उसके चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ झलक थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी सख्त था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे समझ सकते थे कि यिचुआन इस समय कितना खुश था। जब से निंग ने रिवरसाइड जनजाति की दीवारों को 3 लातों से गिराया था और फिर एक और लात मारकर रिवर सेंसी को उड़ा दिया था, ये खबर जी कबीले में तेजी से फैल गई थी। ये खबर जी वंश के 5 प्रांतों में फैल चुकी थी। अपने पिता होने के नाते जी यिचुआन स्वाभाविक रूप से अपने दिल में बहुत खुश थे। पिछले 2 दिनों से उन्होंने अक्सर प्रशंसा और बधाई के शब्द सुने थे। स्वभाव से लोग प्रशंसा के पात्र की और भी अधिक प्रशंसा करना पसंद करते थे। अब जबकि निंग को अगला प्रांताध्यक्ष चुना जा चुका था और वह इतना राक्षसी भी था कि 11 साल की उम्र में ही जियांटियन जीवन रूप बन गया, सभी समझ गए कि भविष्य में जी यिचुआन और जी निंग का वंश अतुलनीय रूप से गौरवशाली होगा। जी वंश के 5 प्रांतों में इस पिता पुत्र की जोड़ी का दर्जा निस्संदेह बहुत ऊंचा होगा। देखो तुम कितने खुश हो। यूची स्नो ने फूलों को पानी देते हुए पानी का एक फ्लास्क पकड़ा हुआ था। मैं कैसे खुश न होऊं? यिचुआन पास की एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। हाथ हिलाकर उसने एक बांस की कुप्पी निकाली और मन ही मन फल शराब पीता रहा। निंग जियांटियन स्तर तक पहुंचने से पहले ही जलीय गैंडे के राजा को मार गिराने में कामयाब रहा था। अब जब वह जियांटियन स्तर तक पहुंच गया है तो वह उस नदी किनारे के सांसी को एक ही लात से उड़ा सकता है। नदी वाला सांसी बहुत पहले जियांटियन स्तर पर पहुंच गया था और मध्य जियांटियन स्तर का एक विशेषज्ञ की रिफाइनर है, फिर भी वह मेरे बेटे के एक भी वार को झेल नहीं पाया। इसका मतलब है कि निंग को फेंटगॉड बॉडी रिफाइनिंग विधियों में भी जियांटियन स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। रिवरसाइड जनजाति में तैनात काले बख्तरबंद गार्डों से मिली खबर के अनुसार निंग ने रिवर हे की छोटी तलवार को उड़ाने के लिए तलवारों का प्रयोग किया था। स्पष्टतः निंग पहले ही की रिफाइनर के रूप में जियांटियन स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन यिचुआन अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता था और उसकी धमनियों की कमजोरियों को भी जानता था। संभवतः फेंटगॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक द्वारा उसे जियांटियन स्तर तक पहुंचाने और उसके शरीर को फिर से बनाने के बाद ही निंग एक की रिफाइनर के रूप में सफलता हासिल कर पाया होगा। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख। यिचुआन ने स्नो की ओर देखा। ये 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख है। पौराणिक नंबर 1 फेंटगॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि। हमारे जी कबीले में इससे पहले कभी कोई जियांटियन स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन निंग ने इसे हासिल कर लिया। भविष्य में वह निश्चित रूप से मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसका नाम अनगिनत कबीलों में फैल जाएगा और हमारा जी कबीला और भी महान होता जाएगा। यिचुआन इस समय वीरतापूर्ण जोश से भर गया था। क्या जी वंश और भी महान हो जाएगा? स्नो ने धीरे से सिर हिलाया। शायद मेरे बेटे की वजह से जी वंश भी उसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां मेरा यूची वंश कभी था, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा यूची वंश ऐसा कोई वंश नहीं है जो हमेशा के लिए नष्ट हुए बिना अस्तित्व में रहे, यिचुआन ने कहा। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान ग्रैंड जिया राजवंश जो फेंटगॉड युग में स्थापित होने के बाद से अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है, ने इस भूमि को एकीकृत करने से पहले अन्य प्राचीन राजवंशों का सफाया कर दिया। उन प्राचीन राजवंशों का भी अपना एक बहुत लंबा इतिहास था। क्या वे भी अंततः नष्ट नहीं हुए? यूची स्नो ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैंने पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। निंग की रगों में भी मेरे यूची वंश का खून बहता है। भविष्य में जब निंग का नाम पूरी धरती पर प्रसिद्ध होगा तो निस्संदेह यूची वंश के मेरे पूर्वज भी बहुत खुश होंगे।
ठीक है, यिचुआन ने सिर हिलाया। जैसे ही पति पत्नी खुशी से बातें कर रहे थे, बांस की नली से शराब पी रहे जी यिचुआन का चेहरा अचानक बदल गया। यही वह क्षण था जब सरपेंट विंग की मांद में मौजूद निंग अचानक उस रहस्यमयी प्राचीन जलमग्न अवशेष स्थल में पहुंच गया था। क्या हुआ? उसके बगल में बैठी यूची स्नो ने देखा कि उसके पति का मूड अचानक बदल गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, यिचुआन ने सिर हिलाया। बस मुझे अभी एक काम याद आया। स्नो ने भौहें चढ़ाईं। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? तुम्हारा चेहरा बनावटीपन के बिल्कुल काबिल नहीं है। तुम्हारी मानसिक इच्छाशक्ति को देखते हुए सामान्य बातें तुम्हें घबराने पर मजबूर नहीं कर सकती, और अगर तुम इस हद तक घबरा गए तो यह कोई बड़ी घटना होगी। बोलो। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए यिचुआन ने आह भरी। मैंने निंग को एक जेड तलवार दी थी। वह चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, मैं निंग की लोकेशन भांप लूंगा। मैंने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि उसे पश्चिमी प्रांत शहर से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर भटकने की इजाजत नहीं है। अगर वह इससे आगे गया तो मैं उसे पकड़कर वापस लाऊंगा और 3 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। क्या वह पश्चिमी प्रांत शहर से 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर चला गया? स्नो ने जल्दी से पूछा। ऐसा नहीं है। यिचुआन का चेहरा अप्रिय था। मुझे जेड तलवार का जरा भी एहसास नहीं हो रहा है। क्या? स्नो चौंककर अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई, फिर खांसने लगी, बहुत जोर से खांसने लगी। मैं कहना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। यिचुआन ने जल्दी से अपनी पत्नी को सहारा दिया और उसकी पीठ सहलाई। अच्छा लग रहा है, स्नो ने घबराकर कहा। तुम जेड तलवार को कैसे नहीं भांप सकते? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे भांप सकते हो, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो? अगर तुम उसे भांप नहीं सकते तो क्या इसका मतलब है कि निंग को खतरा है? घबराओ मत, यिचुआन ने जल्दी से कहा। मैं जेड तलवार क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ? इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं। पहली संभावना यह है कि निंग को किसी खतरे का सामना करना पड़ा हो और फिर उसने जेड तलवार निकाल ली हो, लेकिन इससे पहले कि वह उसे तोड़ पाता दुश्मन ने जेड तलवार को तुरंत ही खंडित कर दिया हो। दूसरी संभावना यह है कि निंग को तुरंत ही बहुत दूर स्थान पर ले जाया गया हो, इतना दूर कि मुझे भी इसका आभास न हो। बर्फ शांत हो गई। स्नो भी बहुत अनुभवी थी और उसने सिर हिलाया। अगर तुम्हारी जेड तलवार नष्ट हो जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तब भी तुम्हें उसका एहसास होना चाहिए। जब तक वह पूरी तरह से बिखर न जाए तभी तुम उसका एहसास नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी निंग बहुत ताकतवर है। वह एक ही लात से रिवर सेंसी को उड़ा सकता था। अगर उसे इतना बड़ा खतरा हो कि उसे जेड तलवार निकालनी पड़े तो वह उसे तुरंत तोड़ सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे तोड़ने का मौका ही न मिले? इसके अलावा अगर कोई दुश्मन निंग को मारना चाहता है लेकिन निंग के हाथ में मौजूद जेड तलवार को निंग के तोड़ने से पहले ही तुरंत नष्ट कर सकता है, तो उसके पास निंग को आसानी से मारने की ताकत होगी। जेड तलवार तोड़ने की क्या जरूरत है? स्नो के विचारों ने उसे थोड़ा शांत होने में मदद की। तार्किक रूप से कहें तो उसके बेटे को अभी तक नहीं मरना चाहिए था, तो ये दूसरी संभावना है, यिचुआन ने कहा। निंग को तुरंत एक अतुलनीय रूप से दूर स्थान पर पहुंचा दिया गया। मैं अपनी जेड तलवार को महसूस कर सकता हूँ, चाहे वह कहीं भी हो। हालांकि यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। कम से कम 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में मुझे इसे महसूस तो होना ही चाहिए। 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर तुरंत पहुंचा दिया जाना भी अकल्पनीय है। मुझे लगता है कि ज्यादा संभावित उत्तर यह है कि निंग को किसी दूसरे आयाम में पहुंचा दिया गया होगा। वह एक अवशेष स्थल पर अचानक पहुंच गया। क्या आप किसी अवशेष स्थल पर पहुंच गए? स्नो ने भी सिर हिलाया। उन दोनों ने बाहरी दुनिया में साहसिक कार्य किए थे और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया था। वे जानते थे कि यह विशाल असीम दुनिया अतुलनीय रूप से अद्भुत है। केवल फाइंड गॉड युग से ही बचे हुए अवशेष स्थलों की संख्या अनगिनत थी। उनमें से कुछ महान शक्तियां अपना छोटा आयाम या छोटी दुनिया खोलने में सक्षम थीं। आखिरी बार आपको निंग का एहसास कहाँ हुआ था? स्नो ने जल्दी से पूछा। सरपेंट विंग झील, यिचुआन ने कहा। चलो सरपेंट विंग चलते हैं। खांसी। स्नो फिर खांसने लगी। यिचुआन ने जल्दी से कहा, मैं चलता हूँ। तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। निंग खतरे में है। मैं कैसे न जाऊं? यूची ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि यह उस बीमारी की वजह से है जो मुझे निंग के गर्भ में रहते हुए हुई थी। कोई बात नहीं। अपनी पत्नी की आंखों में भाव देखकर यिचुआन बस सिर हिला सका। ठीक है, हम आंटी फ्लावर को ढूंढने जाएंगे और उनकी एजियो फाइबर उधार लेंगे। हम पूरी रफ्तार से सरपेंट विंग झील की ओर चलेंगे। विशाल सरपेंट विंग झील बहुत शांत थी। एक देवतुल्य पति पत्नी दंपति उस समय एक विशाल एजियो फाइबर की पीठ पर खड़े होकर सरपेंट विंग झील की ओर तेज गति से हवा में उड़ रहे थे। जल्दी जाओ और महाराज को खबर दो कि जी यिचुआन फिर आ गया है। वह एक औरत भी लाया है। जी यिचुआन और उस एजियो फाइबर पर बैठे हुए कुछ छोटे जलीय राक्षसों ने आकाश की ओर देखा, फिर भयभीत होकर जल्दी से अपनी रिपोर्ट देने चले गए। उस नीले अग्निपक्षी की पीठ पर यिचुआन और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। जल्द ही यिचुआन ने पास के एक तटरेखा की ओर इशारा किया। वहां काले बख्तरबंद रक्षक हैं। नीले अग्निपक्षी, वहां जाओ। नीले अग्निपक्षी तेजी से उस दिशा में उड़ गया और सरपेंट विंग झील के किनारे पहरा दे रहे 2 काले बख्तरबंद रक्षक दूर नीले अग्निपक्षी की पीठ पर बैठे नर और मादा को आश्चर्य से देखने लगे। कमांडर, आपको हमारा सलाम। दोनों काले बख्तरबंद पहरेदार डर के मारे जल्दी से एक घुटने पर गिर पड़े। सबने यिचुआन को पहचान लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने मेरे बेटे निंग को देखा है? यिचुआन ने सीधे पूछा। हमने उसे देखा, उनमें से एक लंबे काले बख्तरबंद गार्ड ने तुरंत जवाब दिया।
अभी अभी युवा मास्टर जी निंग झील की सतह पर टहल रहे थे और सरपेंटविंग को बुला रहे थे कि आओ और उनसे युद्ध करो। सरपेंट, यिचुआन और स्नो दोनों का यही विचार था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनके बेटे को अपनी वर्तमान शक्ति के साथ डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग से लड़ते हुए जेड तलवार तोड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। दरअसल उन्हें तो ये भी विश्वास था कि निंग सरपेंटविंग के हमलों के सामने जिंदा रहने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन इस बार डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग बाहर आने को तैयार नहीं था। काले बख्तरबंद गार्ड ने कहा। युवा मास्टर जी निंग ने उसे कई बार युद्ध के लिए बुलाया। उसकी आवाज पूरी झील में गूंज उठी और संभवतः दूसरे इलाकों के काले बख्तरबंद गार्डों ने भी उसे सुना होगा। लेकिन क्योंकि सरपेंटविंग फिर भी बाहर नहीं आया, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हम बहुत दूर थे, इसलिए पानी पर चलते हुए युवा मास्टर जी निंग उसके बाद कहाँ गए, हमें नहीं पता। ये द्वीप सरपेंटविंग झील के मध्य में स्थित था। तट से द्वीप की दूरी दसियों किलोमीटर की। दसियों किलोमीटर की दूरी पर काले बख्तरबंद पहरेदार निंग को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। ओह, तुम्हें यकीन है कि उन्होंने लड़ाई नहीं की? यिचुआन ने जल्दी से पूछा। उन्होंने नहीं सुना, हमने कुछ भी नहीं सुना। दोनों काले बख्तरबंद गार्ड बिल्कुल निश्चित थे। यिचुआन ये सवाल पूछने के लिए दूसरे काले बख्तरबंद पहरेदारों के पास गया और ऑटम लीफ और मोवू को भी ढूंढ निकाला, जो तय जगह पर इंतजार कर रहे थे। इन दोनों से यिचुआन समझ गया कि निंग गुस्से में आया है और सरपेंटविंग को मारने की नीयत से आया है। लेकिन सरपेंटविंग छिप गया था और बाहर नहीं आया था। निंग पानी के ऊपर खड़ा रहा और फिर चलकर गायब हो गया। वह कहाँ गया? झील के किनारे खड़े होकर यिचुआन और स्नो चिंता से भौहें चढ़ाते हुए विशाल झील की ओर देखने लगे। पत्नी, तुम क्या सोचती हो? यिचुआन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। स्नो ने सोचते हुए कहा, वहाँ कोई हलचल नहीं थी। यह कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। बहुत संभव है कि यह सचमुच कोई प्राचीन अवशेष स्थल हो। ये अवशेष स्थल किसी खाली जगह के बीच में हो सकते हैं, बस एक पतली सी दीवार से हमसे दूर रखे गए हों, लेकिन हम उन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते। शायद हमारा बेटा उस दुनिया में है जो सरपेंटविंग झील के तल पर रेत के एक कण के भीतर छिपी है, या शायद वह किसी प्राचीन छिपी हुई संरचना के भीतर है। बस हम दोनों इनमें से किसी भी संभावना से निपटने में सक्षम नहीं हैं। स्नो ने सिर हिलाया। हम बस इंतजार कर सकते हैं, अपने बेटे के जिंदा वापस आने का इंतजार करें। ठीक है, रुको। यिचुआन ने भी उस विशाल झील की ओर देखा। मुझे लगता है कि हमारा बेटा दूर से पानी पार करके हमारे पास वापस आएगा। स्नो ने अपने पति के सहारे झुकते हुए धीरे से सिर हिलाया। वे अभी भी इंतजार कर रहे थे, अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जलीय संपदा के गलियारे में बहुत अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ समय भी धीरे धीरे बीत रहा हो। निंग अपनी दिव्य शक्ति से पूरी तरह उबरकर आखिरकार खड़ा हो गया। गलियारे के दूसरे कोने और उसकी लाशों को घूरते हुए उसे समझ आ गया कि अब उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उसे जाना है तो उसे आगे बढ़ना होगा। मुझे जीना है। निंग ने दूर पड़ी उन लाशों को घूरा, फिर वहां चला गया। पुस्तक 3, अध्याय 17, दाओ युद्ध कवच। प्रत्येक हाथ में डाकनॉर्थ तलवार पकड़े हुए जी निंग सीधे इस प्राचीन गलियारे के केंद्र की ओर बढ़ी। अचानक उसके सामने लगभग 1000 मीटर की दूरी पर कई काले नीले बीज एक साथ प्रकट हुए। 4 उसके आगे और 5 उसके पीछे। ये बीज एक साथ 9 युद्ध कवचों के रूप में प्रकट हुए। ये सभी युद्ध कवच पूरी तरह से काले थे और हथियार भी एक जैसे थे। लंबे डंडे जो पत्थर के बने प्रतीत हो रहे थे। 9 बीज युद्ध सामग्री के 9 सेट हुआ। काले नीले बीज अचानक एक तरल पदार्थ में बदल गए जो कवच में बह गया और फिर काली नीली त्वचा वाले विशालकाय मनुष्यों में बदल गए। ये विशालकाय मनुष्य कई मीटर लंबे थे और उनके माथे पर 2 सींग थे। उनके चेहरे बदसूरत थे और उनके मुंह में नुकीले दांत थे। उन्होंने कवच धारण कर लिया और साथ ही अपने पास रखे 3 मीटर लंबे पत्थर के डंडों को भी उठा लिया। 9 बदसूरत दानवों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें क्रूरता और उत्तेजना से भरी हुई थीं। बहुत समय हो गया, आखिरकार हम फिर से बाहर आ गए। इस बार हमें जिस इंसान से निपटना है वो है ये मानव युवक। कितना कोमल शरीर वाला इंसान। मैं इसे अकेले ही कुचलकर मार सकता हूँ। हम 9 लोग मिलकर और इन दिव्य हथियारों और कवच के साथ। हा, ये बहुत आसान होने वाला है। पहले संरचना स्थापित करें। 9 बदसूरत दिग्गजों ने किसी विदेशी भाषा में शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया, जिसे निंग समझ नहीं सका, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि वह समझ गया कि ये बदसूरत दिग्गज जो उन बीजों से अंकुरित हुए थे बुद्धिमान थे और बातचीत करने में भी सक्षम थे। हॉल के दोनों छोर एक बार फिर घने कोहरे से भर गए। मानव, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। 9 कुरूप दानवों ने भयंकर गर्जना की। उनके शरीर पर लगे प्राचीन कवच से तुरंत ही चकाचौंध करने वाली काली रोशनी निकलने लगी। खून की बदबू छोड़ती यह काली रोशनी तेजी से एक दूसरे से जुड़ गई और हवा में एक विशाल मकड़ी का जाला बन गया। निंग चौंक गया। दाओ युद्ध कवच। दाओ सैनिक एक प्रकार के बीज सैनिक थे जिनका इस्तेमाल अक्सर ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा किया जाता था। जी वंश के सबसे शक्तिशाली बीज सैनिक स्कारलेट गार्डियन दाओ सैनिकों के सबसे निचले स्तर के प्रकार थे। प्रत्येक दाओ सैनिक के कवच पर बड़ी संख्या में रून शिलालेख होते थे और दाओ सैनिक अपनी ऊर्जा को एक साथ मिलाकर प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने में सक्षम थे। वे अपनी रक्षा को भी संयोजित करने में सक्षम थे। जी वंश के स्कारलेट रक्षकों की तरह दाओ युद्ध कवच ज्यादा से ज्यादा 9 स्कारलेट रक्षकों को सेना में शामिल होने की अनुमति दे सकता था।
एक बार एकजुट होने के बाद 9 स्कारलेट रक्षक एक प्रारंभिक जियांटियन विशेषज्ञ को भी कड़ी टक्कर दे सकते थे। इसके अलावा जी कबीले के पास इन शक्तिशाली बीज सैनिकों स्कारलेट गार्ड्स की 5 लाख संख्या थी। ये जी वंश की सच्ची रीढ़ थी। आमतौर पर मिशन काले बख्तरबंद पहरेदारों द्वारा अंजाम दिए जाते थे। हर बार जब लाल रंग के रक्षकों को भेजा जाता था तो जी कबीले के 5 प्रांतों की सहमति के बाद ही उन्हें भेजा जाता था और इसमें जी कबीले का कोई बड़ा आयोजन शामिल होता था। दाओ युद्ध कवच, क्या ये सभी हाउटियन विशेषज्ञों के लिए नहीं है और इन्हें ढेर सारे रूनों से ढका होना चाहिए जो एक नज़र में दिखाई दे सकें। निंग ने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन इन 9 अजीबोगरीब दानवों के पास ऐसे कवच हैं जिन पर कोई रून नहीं है और उनमें से प्रत्येक की शक्ति किसी जियांटियन से कम नहीं है। यह मुसीबत बन जाएगा। निंग ने अपनी सांस रोक ली। दाओ युद्ध कवच जिसका इस्तेमाल जियांटियन विशेषज्ञ कर सकते थे, स्वेलो माउंटेन के 6 आधिपत्यवादियों के पास बिल्कुल नहीं था। निंग ने तो ऐसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था। ज्यादातर ये सिर्फ ग्रैंड जिया राजवंश की सेनाओं के पास ही थे। मार डालो। 9 बदसूरत दिग्गजों ने अपने बड़े मोटे डंडे उठाए और क्रोधित गर्जना के साथ दोनों दिशाओं से निंग की ओर बढ़े। वह विशाल भ्रामक मकड़ी का जाल अभी भी उन्हें ऊपर से जोड़ रहा था। निंग तुरंत धुएं की एक किरण में तब्दील हो गया और तेजी से उस दिशा की ओर झपटा जहां केवल 4 अजीब बदसूरत दैत्य थे जो एक दूसरे से कई मीटर की दूरी बनाए हुए थे। अपने विशाल पत्थर के डंडे को चलाते हुए लंबे कदमों से बेतहाशा आगे बढ़ रहे थे। मार डालो। एक बदसूरत दानव ने अपना विशाल पत्थर का डंडा ऊपर उठाया, फिर नीचे की ओर पटक दिया। चलो। निंग ने भी अपनी ताकत का विस्फोट होने दिया। उसकी फिंगॉड जैसी शक्ति उसकी डार्क नॉर्थ तलवारों में पूरी तरह भर गई और उसने इस वार को सीधे झेल लिया। वह इन बदसूरत लोगों की ताकत को अच्छी तरह समझना चाहता था। स्विश। पत्थर का डंडा आदमी की जांघ जितना मोटा और 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। वह हवा में तेजी से वार करता हुआ निंग की डार्क नॉर्थ तलवारों पर टूट पड़ा। इसके तुरंत बाद स्वूश की आवाज के साथ निंग का पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जबकि वह अजीब दानव बस एक कदम पीछे हटा, अपनी नस्लीय भाषा में बड़बड़ाते हुए बोला, इस इंसान में बहुत ताकत है, फिर भी इसकी तुलना मुझसे नहीं की जा सकती। हम 9 लोगों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि निंग ने उनमें से केवल एक के साथ ही सीधे युद्ध किया था, दाओ युद्ध कवच के कारण। वास्तव में उस कर्मचारी प्रहार में उन 9 अजीब दिग्गजों की संयुक्त शक्ति समाहित की। हवा में पीछे की ओर उड़ते हुए निंग को लगा जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। उसका हाथ क्षतिग्रस्त हो गया था और उस हाथ में रखी डार्कनॉर्थ तलवार भी उड़ गई थी। सिर के बल नहीं झेल सकता। हवा में ही निंग पलट गया। उसका फेंटगॉड शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। हवा में ही वह गलियारे की दीवारों के किनारों पर चढ़ गया, फिर एक विशालकाय रॉक की तरह तेजी से बाहर निकला और उन 9 अजीब बदसूरत दैत्यों के हमले को तेजी से पार कर गया। भागो मत। किस तरह की प्रतिभा पलायन कर रही है। मनुष्य केवल दौड़ना जानता है। 9 अजीबोगरीब दानवों ने अपने नुकीले मुंह खोले और गुस्से से चीखने लगे। उन्होंने पाया कि यह इंसान उनसे भी तेज था। निंग ने दूर से इशारा किया, जलज्वाला कमल। हुआ। हर एक जलज्वाला कमल एक अग्नि कमल की पंखुड़ी और एक जल कमल की पंखुड़ी से बना था। जलज्वाला कमलों के 6 समूह कहीं से प्रकट हुए और उन 9 कुरूप दानवों को पूरी तरह से घेर लिया। हर एक कमल की पंखुड़ी धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में घूम रही थी, जिससे एक भयानक घिसने वाली संहारक शक्ति बन रही थी। कितना शक्तिशाली इंसान है। 9 बदसूरत दानव रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। इस ईश्वरीय कवच के बिना हम शायद बहुत पहले ही घायल हो गए होते। निंग ने देखा कि 9 दिग्गज रुक गए थे और अपनी अजीब भाषा में बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन उनके सदैव सफल रहे जलज्वाला कमल उन्हें नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कोई फायदा नहीं। निंग हैरान था। पिछली बार आयनवुड जान के खिलाफ लड़ते समय जान ने लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपनी संरचना और अपनी डायमंड सील पर भरोसा किया था, जिससे निंग को समझ आ गया था कि उसके वाटरफ्लेम लोड्स असल में सब कुछ भेद नहीं सकते। मेरे वाटरफ्लेम लोड्स हाल ही में विकसित हुए हैं और मूल रूप से मेरी रक्षा के लिए थे, इसलिए इनका इस्तेमाल हमला करने में कुछ कमियां हैं। अपने पत्थर के डंडों को चलाते हुए 9 विचित्र दानव एक बार फिर सामूहिक रूप से आगे बढ़े। कमल संरक्षण। निंग के आसपास के क्षेत्र में 3 अग्नि कमल और 3 जल कमल की पंखुड़ियां प्रकट हुईं और उसे घेर लिया। जब 9 विचित्र दानवों ने उस घूमते हुए जलज्वाला कमल पर आक्रमण किया तो वे सभी प्रभावित हुए और अब एक साथ निंग पर हमला करने में असमर्थ थे। निंग ने अपनी डार्कनॉर्थ तलवारें चलाते हुए उनमें से एक को हमला करने के लिए चुना। मरना। उसकी तलवार आग की तरह चमक रही थी और वह आश्चर्यजनक गति से घूम रहा था जब वह थंडरफ्लेम तलवार थंडर फ्लैश फ्लिंट की मारक तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था। हुआ। तलवार की रोशनी की किरणें उस दानव की ओर झपटी जो वीरता से चिल्ला रहा था और अपनी पत्थर की छड़ी लहरा रहा था। पत्थर की छड़ी अतुलनीय रूप से भारी थी। पिछली बार जब निंग ने उस पर वार किया था तो उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। अब उसे सीधे सामना करने की हिम्मत न होने के कारण निंग ने अपने सामने खड़े दानव से निपटने के लिए पूरी तरह से अपनी अद्भुत तलवार चालों पर भरोसा किया। युद्ध कवच शरीर के केवल एक हिस्से की ही रक्षा कर पा रहा था। सिर और कुछ अन्य हिस्से अभी भी खुले हुए थे। निंग की तलवार के सभी वार इस विशालकाय के सिर पर लक्षित थे। बस हर वार उस घनी काली रोशनी से बाधित हो रहा था। मुश्किल से उस बाधा को तोड़कर वह उस दानव के चेहरे पर बस कुछ घाव ही छोड़ पा रहा था, जो तुरंत ठीक हो जाते थे और दानव को कोई चोट नहीं पहुंचती थी। मार। निंग पूरी ताकत से बोल रहा था।
मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम सबको मारना होगा। निंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि डार्कनॉर्थ की तलवारों को अपनी जियांटियन की से भी भर दिया। हालांकि वह बस इन अजीब दानवों पर कुछ शारीरिक घाव छोड़ सका। ये दानव इन घावों से अपनी ताकत में आई मामूली गिरावट को पूरी तरह से नजरअंदाज करने में सक्षम थे। वे एक बर्तन में चाय बनाने में लगने वाले समय को लेकर झगड़ते थे, क्योंकि वह इस पूरे समय जलज्वाला कमल को नियंत्रित कर रहा था तथा पूरी ताकत से लड़ रहा था, इसलिए उसकी दिव्य शक्ति का उपयोग तीव्र गति से हो रहा था। उनकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। मैं उन्हें बुरी तरह घायल भी नहीं कर पा रहा हूँ। निंग को आभास हो गया था कि उसकी दिव्य शक्ति आधी से भी कम बची है। वह उनसे इस तरह सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह तेजी से उनके घेरे से निकल गया। स्वूश स्वूश स्वूश। निंग ने विंडविंग इवेशन का उपयोग किया, पहले इस दिशा में भागा, फिर उस दिशा में, इन अजीब दिग्गजों के पीछा और हमलों से बचता हुआ। मानव, भागो मत, तुम भाग नहीं पाओगे, इंसान सिर्फ दौड़ सकते हैं। ये 9 बदसूरत दैत्य गुस्से से दहाड़ रहे थे और शान से आगे की ओर दौड़ रहे थे, अपने हमले जारी रखे हुए थे। निंग ने उनका बिल्कुल भी सामना नहीं किया, बल्कि बार बार उन्हें गिराने के लिए अपने विंडविंग इवेशन पर निर्भर रहा। निंग अपने दिल में आहें भर रहा था। उन्होंने काफी समय तक तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन अंत में यह विंडविंग इवेशन तकनीक ही थी जिसने उन्हें जीवित रहने में मदद की। एक और लंबा समय बीत गया। मुझे क्या करना चाहिए? भागते हुए निंग बेचैनी से सोच रहा था, उन 9 भयंकर दहाड़ते दानवों को घूरते हुए जो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे थे। उसने सोचा, वे आधे दिन से मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी थक नहीं रहे हैं। हालांकि मेरी दिव्य शक्ति 20% तक कम हो गई है। विंडविंग इवेशन तकनीक के लिए उसे अपनी क्रिम्सन राइट दिव्य शक्ति का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। हालांकि युद्ध में इसकी खपत की दर की तुलना में ये बहुत धीमी थी, लेकिन आधे दिन तक इधर उधर भागने में भी इसकी बहुत बड़ी मात्रा खर्च हो जाती थी। मेरी पूरी ताकत वाली तलवार के वार उन्हें सिर्फ हल्के घाव ही दे पा रहे हैं। निंग ने मन ही मन कहा। लेकिन ये 9 तो असल में वे 9 रूपांतरित बीज हैं, बिल्कुल उन 81 सुनहरे कवचधारी सैनिकों की तरह जिनसे मैंने पहले लड़ाई लड़ी थी। जब मैंने उनकी सेना को चकनाचूर कर दिया तो वे तुरंत फिर से संगठित हो गए। निंग बहुत अच्छी तरह से समझ गया, यदि वह उनके सिर में भी छेद कर दे तो भी वे शायद नहीं मरेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पूर्ण शक्ति वाले हमले केवल कुछ शारीरिक घाव ही छोड़ पाते थे। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए? निंग लगातार सोच रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। निराशा। बहुत पहले, सुदूर अतीत में, जिन जियांटियन स्तर के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स को स्थानांतरित किया गया था, वे शायद मेरी तरह ही निराशा में देखते रहे होंगे कि उनकी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई और फिर उन्हें मार दिया गया। निंग को अब अपनी कमजोरी समझ में आ गई थी। उसकी कमजोरी यह थी कि उसका 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख केवल चौथे चरण में था। ये गलियारा जियांटियन स्तर के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के लिए था। जब अमर जुहुआ ने शिष्यों को स्वीकार किया था तो संभवतः इन परीक्षणों का प्रयास करने वालों में से अधिकांश दैत्यदेव शरीर शोधक के रूप में सर्वोच्च जियांटियन स्तर पर थे। लेकिन जी निंग 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के छठे चरण तक पहुंचने पर ही वह सर्वोच्च जियांटियन बन पाया। वह अभी केवल चौथे चरण पर था। अपनी दिव्य शक्ति की पवित्रता या गहराई के संदर्भ में वह अभी भी जियांटियन स्तर की सीमाओं से अतुलनीय दूरी पर था। ये स्वाभाविक ही था कि वह इन 3 परीक्षणों को पूरा नहीं कर पाएगा। उन जियांटियन विशेषज्ञों की तुलना में जो अमर जुहुआ के शिष्य बनना चाहते थे और इन परीक्षणों का प्रयास करने के लिए यहाँ आए थे, मेरी दिव्य शक्ति बहुत उथली है। निंग समझ गया। सौभाग्य से मुझे दाव के वास्तविक अर्थ की थोड़ी समझ मिली और फिर मैंने जलज्वाला कमल तकनीक विकसित की। यही कारण है कि मैं पहला परीक्षण पूरा करने के लिए भाग्यशाली था, अन्यथा मैं शायद पहला परीक्षण भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन 3 परीक्षण हैं, तीसरे परीक्षण को भूल जाओ। ये दूसरा परीक्षण। निंग को आभास हो गया कि उसकी क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति पहले ही 10% से भी कम रह गई है। उसके मन में गहरी घबराहट और निराशा दोनों ही महसूस हो रही थी। पुस्तक 3, अध्याय 18, जीवन और मृत्यु का निर्धारण। मैं भागता नहीं रह सकता। अगर मैं भागता रहा तो मेरे शरीर में मौजूद क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक बार मेरी दिव्य शक्ति खत्म हो गई तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। मैं संघर्ष भी नहीं कर पाऊंगा। जी निंग अचानक रुक गई, फिर उन 4 बदसूरत दानवों की ओर देखने लगी जो लंबे पीछा करने के कारण पहले से ही बेहद गुस्से में थे। उन बदसूरत दानवों ने उन पत्थर के डंडों को थाम लिया और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़े। आखिरकार उसने दौड़ना बंद कर दिया। अब तक मनुष्य को दैवीय शक्ति से बाहर हो जाना चाहिए था। दौड़ में हमसे मुकाबला कर रहा है। हम कई दिनों तक बिना किसी डर के दौड़ सकते हैं। 9 बदसूरत दानव अपने सामने खड़े इस इंसान को खा जाना चाहते थे। निंग दोनों हाथों में तलवार लिए शांति से खड़ा था। जिंदगी और मौत के बीच निंग की आत्मा अतुलनीय रूप से शांत और शून्य थी। इस क्षण में उसने बाकी सारे विचार अपने मन के पीछे फेंक दिए थे और उसके दिल में बस यही लड़ाई बाकी थी। हम 9 बदसूरत दानव आगे बढ़े और निंग भी तुरंत आगे बढ़ा। 3 अग्नि कमल की पंखुड़ियां और 3 जल कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम गईं, जिससे दानव निंग के पास आते ही उस पर एक साथ हमला नहीं कर पाए। निंग की तलवार चल पड़ी। आग जैसी तलवार, अकारण वध। हा, उसकी तलवार बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। बदसूरत दानवों को जरा भी परवाह नहीं थी। निंग की तलवार उस घनी काली रोशनी की सुरक्षा को भेदती हुई निकल गई, लेकिन बस एक जख्म का निशान ही छोड़ पाए। हालांकि निंग बहुत शांत था, वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। ज्यादा दिव्य शक्ति नहीं बची।
निंग को महसूस हो रहा था कि उसकी दिव्य शक्ति कमजोर पड़ रही है। दांत पीसते हुए वह अचानक आगे बढ़ा, मानो कोई विशालकाय रॉक आसमान में उड़ रहा हो। स्वूश, गलियारा 100 मीटर ऊंचा था, इसलिए निंग हवा में 100 मीटर ऊपर उछला। उड़ते हुए निंग के हाथों में 2 प्राचीन दाव सीलें प्रकट हुईं। एक प्रकाश शरीर मुहर थी, जबकि दूसरी दिव्य गति मुहर उसके शरीर में मौजूद जियांटियन की तुरंत उन 2 दाव सीलों में प्रवाहित हुई और निंग के शरीर में शक्ति की 2 अजीब लहरें तुरंत प्रवाहित हुईं। आखिरी तलवार। निंग ने गलियारे के सबसे ऊपरी हिस्से पर वार किया और फिर 2 लातें मारकर अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। वह नीचे की ओर दौड़ा, तेज तेज तेज, छत से स्प्रिंगबोर्डिंग के बल, विंडविंग इवेशन की हमेशा भयावह गति और उसे नीचे की ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, साथ ही लाइट बॉडी सील और डिवाइन मूवमेंट सील के सहारे उसकी गति और भी भयावह हो गई। इस क्षण में निंग की नीचे की ओर चार्जिंग गति प्रकाश की गति जितनी तेज अब तक के सबसे अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई थी। गति ही शक्ति है। जब गति एक निश्चित चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो तलवार की शक्ति भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। वर्षा की बूंद का अर्थ है, वर्षा की बूंद चट्टानों को भेदती है। वर्षा की बूंद एक वर्षा रेखा, एक पतली धारा, एक नदी या एक सागर बन सकती है। जैसे ही निंग नीचे की ओर बढ़ा, वह वर्षा सूत्र के घातक प्रहार, वर्षा की बूंद चट्टानों को भेदती है, का प्रयोग कर रहा था। ऐसा करते हुए वह मन ही मन अपने पिताजी यिचुआन द्वारा उसे तलवारबाजी सिखाए जाने के दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका। उसके पिता ने एक बार उसे वर्षा की बूंद तलवार की सभी 9 मुद्राएं 3 बार सिखाई थीं। इस समय जब मौत का सामना हुआ, निंग को तुरंत समझ आ गया। जब उनके पिता तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे तो वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने रेनड्रॉप पियर्सेस रॉक्स से शुरुआत की, फिर रेन लाइन, इटनली फ्रेश वाटर फ्लो, मर्सीलेस वाटर फ्लो की ओर बढ़े और फिर अंत में रेनड्रॉप पियर्सेस रॉक्स पर वापस आ गए। इसके ठीक बाद ये ड्रिजलिंग रेन, टेम्पेस्ट कर्टेन, वाटर कर्टेन लिंक्स टू हेवन में परिवर्तित हो गया और अंततः एक बार फिर रेनड्रॉप पियर्सेस रॉक्स में लौट आया। इसके बाद यह एक बार फिर थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर, वाटर टाइट में परिवर्तित हो गया और अंत में एक बार फिर रेनड्रॉप पियर्सेस रॉक्स में लौट आया। वर्षा की बूंद चट्टानों को भेदती है, ये सबसे शक्तिशाली प्रहार है, लेकिन सबसे कमजोर प्रहार भी है। वर्षा सूत्र के अद्भुत रहस्य अक्षय और असीम हैं। इसमें जीवन भर का अभ्यास किया जा सकता है। याद रखें, वर्षा की बूंद चट्टानों को भेदती है। यिचुआन ने ये शब्द कहे थे। उस समय निंग को लगा था कि वह उन्हें समझ गया है, लेकिन दाव पर ध्यान लगाने की उस रात और बार बार जीवन मरण की इन लड़ाइयों के बाद निंग को अंततः इस क्षण वास्तव में समझ में आया कि उसके पिता ने उसे क्या सिखाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यही हमला है, वर्षा की बूंद। निंग 2 तलवारें लेकर तेज गति से नीचे की ओर दौड़ा और उसने एक बदसूरत दानव के पत्थर के डंडे को झट से खींच लिया, जिससे वह एक तरफ टूट गया। अपने दाहिने हाथ से निंग ने सीधे उस बदसूरत दानव की खोपड़ी पर वार किया। बदसूरत दानव का पत्थर का डंडा नीचे की ओर गिरने वाले निशान से चूक गया था। स्वाभाविक रूप से उसके पास उसे वापस उठाकर रोकने का मौका नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। पियर्स रॉक्स। निंग केवल उस विशालकाय के सिर को शांति से देखता रहा। उसकी तलवार पानी की तरह थी, मानो पत्थर पर गिरती हुई भारी बारिश की बूंद। तलवार ने उस घने काले अवरोध को झट से भेद दिया और उस दानव के सिर में, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क में भी गहराई तक धंस गई। प्रहार की भयावह प्राकृतिक शक्ति अचानक फूट पड़ी। शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे रोक सके और इसलिए तुरंत सिश की आवाज के साथ सिर फट गया। वह काले पानी के एक गड्ढे में बदल गया और कवच और पत्थर का डंडा सब जमीन पर गिर पड़े। इकट्ठा करो। निंग ने तुरंत कवच और पत्थर के कर्मचारियों दोनों को अपने भंडारण जादुई खजाने में एकत्र किया। काले पानी का तालाब जल्दी ही फिर से उस अजीब दानव में बदल गया, जो चौंक कर चिल्लाया, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। निंग अब पूरी तरह आश्वस्त था। वह समझ गया था कि ये 9 अजीबोगरीब दानव अब उसे रोक नहीं पाएंगे। मरना। निंग को बस अपने जलज्वाला कमल पर काबू पाना था और उस अजीब दानव को एक बार फिर काले पानी के गड्ढे में धकेलना था। दाव युद्ध कवच के बिना वह दानव जलज्वाला कमल की विनाशकारी शक्ति का प्रतिरोध करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। अब तुम 8 भी मर सकते हो। निंग एक धुंधलेपन में बदल गया, एक बार फिर बिजली की तरह चमक उठा। सभी 9 दाव युद्ध कवचों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए आपस में जोड़ा जाना जरूरी था। अभी वे अजीबोगरीब दानव अपनी ताकत को एकजुट नहीं कर पा रहे थे। अब निंग की बेहद बेहतर तलवारबाजी का सामना करते हुए वे भागने में असमर्थ हो गए। एक एक करके सभी मारे गए और यहाँ तक कि उनके दाव युद्ध कवच और पत्थर की छड़ें भी निंग ने अपने भंडार में रख लीं। मरना। निंग वहीं अविचल खड़ा रहा, केवल सौर और चंद्र दिव्य टैटू पर निर्भर 6 जलज्वाला कमलों को नियंत्रित करते हुए उन 9 दानवों को बार बार कुचलता रहा, उन्हें बार बार काले पानी में गिरा देता रहा। हालांकि वे फिर से बन गए थे, निंग उन्हें फिर से कुचल देता। कुछ बार कुचले जाने के बाद 9 विचित्र दैत्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और पुनः संगठित होने में असमर्थ रहे। गलियारे के दोनों छोर पर छाया कोहरा धीरे धीरे छट गया। पिताजी, निंग ने धीरे से बुदबुदाया। हालांकि उस रात दाव पर ध्यान लगाने से निंग को अग्नि, जल और वायु के बारे में सच्ची समझ का आभास हुआ, लेकिन समझ तो बस समझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, यह अलग बात थी। पहले निंग सिर्फ जलज्वाला कमल की तकनीक ही समझता था, जो आत्मरक्षा के लिए थी, आक्रमण के लिए नहीं।
लेकिन अभी अपने पिता द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए जीवन और मृत्यु के बीच के उस क्षण में उन्होंने अंततः रेनड्रॉप सूत्र का सही अर्थ समझ लिया था। रेनड्रॉप का सही अर्थ समझ के स्तर के संदर्भ में विश्व के साथ एक से ऊपर का स्तर सच्चे अर्थ का था। वर्षा की बूंद का असली अर्थ वर्षा की बूंद से ही निकलता है। निंग ने विस्मय से आह भरी। एक बूंद ही उसका स्रोत है। जब बहुत सारी बूंदें होती हैं तो वह एक रेखा में बदल सकती है और वर्षा रेखा बन सकती है। जब और भी ज्यादा बूंदें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से वह बहने लगती है और उसमें प्राण शक्ति आ जाती है जो सदा ताज़ा जल प्रवाह है। और जब लहरें एक अटूट ज्वार में बदल जाती हैं तो वह निर्दयी जल प्रवाह बन जाता है। लेकिन जब अनगिनत बूंदें एक साथ आती हैं तब भी आप उसे सिर्फ एक बूंद ही कह सकते हैं। रेनड्रॉप पियर्स रॉक्स रेनड्रॉप सूत्र का सबसे शक्तिशाली आक्रमण है लेकिन सबसे कमजोर भी। निंग हंसा। ये रक्षा के लिए भी सही है। रिमझिम बारिश, टेम्पेस्ट कर्टेन, वाटर कर्टेन लिंक्स टू हेवन, ये सभी अंततः रेनड्रॉप पियर्स रॉक्स बन जाते हैं। थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर और वाटर टाइट भी रेनड्रॉप पियर्स रॉक्स बन जाते हैं। वर्षा की बूंद का सही अर्थ एक अंतहीन चक्र। निंग ने आश्चर्य से आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी ने कहा था कि रेनड्रॉप सूत्र पर जीवन भर लगा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके पिता ने बहुत पहले ही वर्षा की बूंद का सही अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लिया था। कोई भी व्यक्ति वास्तव में ये समझने के लिए अपना पूरा जीवन लगा सकता है कि रेनड्रॉप सूत्र स्वयं में अनंत चक्राकार होकर और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। सच पूछिए तो वर्षाबूंद के वास्तविक अर्थ की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने पर वर्षाबूंद सूत्र स्वयं ही मूल्यहीन हो गया। हो सकता है कि जिस पूर्वज ने मूल रूप से वर्षाबूंद सूत्र का विकास किया था वह स्वयं इस स्तर वर्षाबूंद के वास्तविक अर्थ तक तभी पहुंच पाया हो जब उसने किसी भाग्यशाली परिस्थिति में इन 9 तकनीकों को विकसित किया हो जो बिना अंत के अनंत चक्र में चलती रहती हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये भी संभव था कि यह किसी शक्तिशाली राक्षस या शक्तिशाली अमर देवता द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की अक्षय वृत्ताकार उत्तरोत्तर शक्तिशाली तलवारबाजी विकसित की गई हो। बारिश की बूंदें चट्टानों को भेदती हैं। बारिश की बूंदें चट्टानों को भेदती हैं, निंग ने धीरे से कहा और फिर आराम करने के लिए उसने आंखें बंद कर लीं। वह लड़ाई बहुत थका देने वाली थी। आराम करने और पेट भर खाने के बाद निंग की दिव्य शक्ति पुनः जागृत हुई और फिर उसने अपनी बूंद के वास्तविक अर्थ को सिद्ध करना शुरू कर दिया। बूंद का वास्तविक अर्थ जानने के बाद वह एक के बाद एक छोटी बूंदों से एक पतली रेखा बनाने और फिर वर्षा रेखा बनाने में पूरी तरह सक्षम हो गया। इस हमले की शक्ति चट्टानों को भेदने वाली बूंद के हमले से कहीं अधिक थी। समय बीतता गया। निंग ने खाया पिया। सौभाग्य से इससे पहले उसके कालेस्टोन और आयनवुड जान के भंडार में कुछ न कुछ खाना मौजूद था। अभी उसके पास समय की कमी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अगर वह अपनी 9 स्वर्गों का क्रिम्सन राइट आरेख एक और स्तर बढ़ा पाया, अगर वह अपनी तलवारबाजी को और भी शक्तिशाली बना पाया तो उसके बचने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। निंग समझ गया। पहले परीक्षण में सफल होने के लिए उसने जलज्वाला कमल पर भरोसा किया था, जबकि दूसरे परीक्षण में उसे अपनी सीमा से परे धकेला गया था जहां उसे वर्षा की बूंद के वास्तविक अर्थ की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी और अंततः वह सफलता खतरे में पड़कर प्राप्त हुई। बढ़ती कठिनाई के आधार पर तीसरा परीक्षण निश्चित रूप से बहुत भयानक होने वाला था। चूंकि अमर जुहुआ ने सार्वजनिक रूप से एक शिष्य का आह्वान किया था, इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह तीसरा परीक्षण कितना कठिन रहा होगा। सरपेंटविंग झील के पास जी यिचुआन और यूची स्नोर पति पत्नी सरपेंटविंग झील के किनारे अस्थायी रूप से यहाँ रह रहे थे। वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे, अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक दिन बीतते गए, उनका दिल और भी बेचैन होता गया, क्योंकि जितना ज्यादा समय बीतता गया उनके बेटे के जिंदा होने की संभावना उतनी ही कम होती गई। खांसी स्नो खांस रहा था। घबराओ मत। यिचुआन ने देखा कि एक ही महीने में उसकी पत्नी की बीमारी तेजी से बिगड़ गई थी, जिससे उसे उस पर और भी अधिक दया आ गई। मैं भी घबराना नहीं चाहती। स्नो ने सरपेंटविंग झील के अथाह पानी को घूरा, फिर आह भरी। लेकिन निंग, वो 1 महीने से ज्यादा हो गया। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यूची स्नो के लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। हमारा बेटा जरूर वापस आएगा, जरूर। जब तुम निंग के गर्भ में थी तब तुम्हारी बीमारी की जड़ें गहरी हो गई थीं। तुम गुस्सा नहीं कर सकती और नहीं घबरा सकती हो। तुम ये जानती हो। अपने शरीर का ख्याल रखना। यिचुआन का दिल धधकती आग की तरह बेचैन था। उसके दिल में अपने बेटे की बहुत परवाह थी, लेकिन साथ ही उसे अपनी पत्नी की भी चिंता थी। डार्कनॉर्थ सीज से लौटते हुए उस महान युद्ध के बाद से, यद्यपि व्हाइट वाटर हाउंड ने गंभीर चोट के बावजूद अपनी पत्नी को वहां से ले जाने का साहस किया था और भाग गया था, तथा उनका बेटा भी भाग्यशाली था जो बच गया था, फिर भी उसकी पत्नी और बेटा दोनों घायल हो गए थे। निंग, यिचुआन ने भी झील के असीम पानी को घूरा। तुम्हें जिंदा वापस आना ही होगा। अंतहीन दालान के भीतर इस गलियारे में न दिन था, न रात, और न ही समय बीतने का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, लेकिन किलस्टोन में खाने की मात्रा उतनी नहीं थी, न ही आयनवुड जान के भंडार में। आखिरकार वे स्वेलो माउंटेन में कभी भी खाने की तलाश में जा सकते थे, जबकि किलस्टोन के आकार की सीमाएं थीं, तो फिर ज्यादा खाने की क्या जरूरत थी। 1 महीने के बाद सारा संग्रहित भोजन पूरी तरह से खा लिया गया। थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर और रेन लाइन दोनों रेनड्रॉप के असली मतलब के स्तर पर पहुंच गए हैं। निंग ने मन ही मन कहा।
एक तकनीक रक्षात्मक थी जबकि दूसरी आक्रामक। उसकी शक्ति काफी उन्नत मानी जा सकती थी। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद मेरी दिव्य शक्ति भी और प्रबल हो गई है। ये तीसरा परीक्षण अंतिम युद्ध है। निंग समझ गया कि यह अंतिम परीक्षा कितनी भयावह होगी। वह ये भी समझता था कि यदि वह वहां से गुजर गया तो बच जाएगा, लेकिन अगर वह असफल हो गया तो वह मर जाएगा। चाहे वह जीवन हो या मृत्यु, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। अगर मैं मर गया तो शायद मैं फिर से पाताल लोक जाऊंगा। इस बार शायद मैं इतना भाग्यशाली नहीं रहूंगा कि दादी मीन का अमृत पीने से बच सकूं। इसे पीने के बाद मैं खुद नहीं रहूंगा। निंग को अभी एक धुंधली सी अनुभूति हो रही थी, एक गहरी अचेतन अनुभूति जो किसी की आत्मा के शक्तिशाली होने पर होती है। उसकी अचेतन अनुभूति में अभी एक अतुलनीय भय का अनुभव हो रहा था, मानो वह किसी अतुलनीय रूप से भयानक परीक्षा का सामना करने वाला हो। जीवन या मृत्यु का निर्णय करने का समय। अपने हाथों में डार्कनॉर्थ तलवारें लिए निंग सीधे एक घुमावदार गलियारे की ओर बढ़ा, जिसमें अभी भी 3 लाशें पड़ी थीं जो पूरी तरह सड़ी नहीं थीं। साथ ही फर्श पर कुछ जादुई खजाने भी बिखरे पड़े थे। निंग ने अपनी दिव्य इंद्रिय से उन्हें उठाया और शांति से बांध दिया। जांच करने पर उसने पाया कि एक भंडार में हजारों जादुई खजाने छिपे थे, जिन्हें वह आसानी से एक साथ जोड़ सकता था। वास्तव में ये सभी बिना किसी क्रम के जादुई खजाने थे। हालांकि इतनी भयानक संख्या फिर भी एक अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक धन का प्रतिनिधित्व करती थी। निंग फिर भी बहुत शांत था, क्योंकि अगर वह मर गया तो इनका क्या उपयोग होगा। तुम आखिरकार आ ही गए, एक कर्कश आवाज गूंजी, मनुष्यों की भाषा में जो पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में हर जगह बोली जाती थी। निंग ने तुरंत नजर घुमाई। दूर काली धुंध से भरी एक जगह से एक आकृति बाहर आती दिखी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, आंखें तैलीय हरी थीं और उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ वह दर्जनों मीटर आगे बढ़ रहा था। अफसोस है, तुम बहुत कमजोर हो। हुआ एक पल में वह निंग के सामने प्रकट हो गया। उसकी पंखे के आकार की बड़ी धूसर हथेली में एक घनी घातक आभा थी जो निंग की ओर जोर से गिरी। ये साधारण थप्पड़ इतना तेज था कि निंग बच नहीं सका। वह बस अपनी 2 तलवारों पर निर्भर था और अपनी अंतिम रक्षात्मक तकनीक पतली धाराएं सदैव बहती रहें का इस्तेमाल करके उसे रोक सका। ये पतली धाराएं सदैव बहती रहें तकनीक उस समय भी वर्षा की बूंद के सच्चे अर्थ को अपने भीतर समेटे हुए थी। स्विश, निंग उड़ गया और उसके हाथ तुरंत सुन्न हो गए। नहीं, निंग अपने हाथों में मौजूद डार्कनॉर्थ तलवारों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। अगर उसकी तलवारें उड़ जाती तो वह अपनी तलवारबाजी की कला का इस्तेमाल कैसे करता, लेकिन उसकी उंगलियां तो पहले ही पूरी तरह सुन्न हो चुकी थीं और उनमें कोई संवेदना नहीं थी। हुआ, उसकी टूटी हुई उंगलियां और उसकी दोनों डार्कनॉर्थ तलवारें दूर उड़ गईं। दूर की दीवारों से टकराकर एक स्पष्ट बजने वाली आवाज निकाल रही थीं। निंग की त्वचा का हर हिस्सा फट गया था और वह खूनी धुंध से घिरा हुआ था। दोनों हाथों की उंगलियां चकनाचूर हो गई थीं और इस तरह उसका पूरा शरीर उस खूनी धुंध से ढंक गया। वह पीछे की ओर उड़ गया और दूर जमीन से टकराकर टूट गया।